आप सभी को पता है कि कॉलेज में एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए जो फाइनल विजिट है वो 3 से 5 सितंबर को होना है। ये चीज आप लोगों को पता है कि नहीं? कोई स्टूडेंट बता यस। सकता है? पता है? 3 से 5 सितंबर का समय का दिन है जिस जिस दिन हमारा मिनी विजिट होना है। तो कुछ आप लोग के जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने भी, कुछ हमारे प्रोफेसर ने आप लोगों को बताया होगा कि एनबीए क्या होता है। तो कुछ चीजें आपको भी जानना जरूरी है। हम लोग को तो पता ही है, हम लोगों ने फाइल वाइल सब तैयार कर लिया है, अपने से जितना मेहनत हो सके वो सारा कुछ कर लिया है। जैसे एनबीए, आप जानते हैं कि एनबीए जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन है। ठीक है। अब आप जैसा भी है, आपने तैयारी किया आईआईटी जेई के लिए, आपने तैयारी किया होगा एनआईटी पहुंच जाए किसी तरीके से। लेकिन ये ऐसा हुआ कि हम लोग आईआईटी और एनआईटी नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम लोग आज इस स्टेज में है कि अपन स्टेट के सबसे टॉप कॉलेज में है। और अगर हमको एनआईटी और आईआईटी को टक्कर देना है तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एनबीए एफिलिएटेड होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो पड़ोसी है या फिर आपका जो साथी है, जिस क्लासमेट रहा है आपका, वो एनआईटी से पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको उसके टक्कर का बनना है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, अगर आप वो एनआईटी की डिग्री दिखाता है और यदि हम लोग एनबीए एफिलिएटेड सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जैसे कि हमारा मैकेनिकल सिविल जो 4 ब्रांच को मिला है, उनके जो सर्टिफिकेट में एनबीए एफिलिएटेड सर्टिफिकेट्स रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो है एनबीए अभी बचा हुआ है, वो नहीं मिला है। तो अगर एनबीए एफिलिएटेड सर्टिफिकेट रहेगा आपके सामने, आपका इंस्टीट्यूट, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े वो एनबीए एफिलिएटेड होगा, तो आप उस रैंक के गिने जाओगे। अभी क्या है, आप जो है एनआईटी से नीचे, लोअर रैंक, एनआईटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इससे नीचे रैंक में अपन आते हैं। लेकिन हमको जो है आगे बढ़ना है, तो हमको उस लेवल के बनने के लिए हमको एनबीए एफिलिएशन बहुत जरूरी है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, जैसे आजकल जो है विदेशों में, जैसे कि इसका सीधा सा कंसेप्ट बताऊं कि जैसे जब एक वाशिंगटन अकॉर्ड हुआ था, समझिए एक संधि जैसा हुआ था वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन में एक बात देखी गई कि यार, अगर वो अमेरिका से पढ़ा है या फिर सऊदी अरब से पढ़ा है या फिर भारत से पढ़ा है या फिर बांग्लादेश से पढ़ा है, तो अगर वो चारों स्टूडेंट ग्रेजुएट है, मान लीजिए इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उनको किस किस पैमाने, किस किस मुद्दों पे मापा जाए, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो चीजों को सेंट्रलाइज करने के लिए एक एनबीए अकॉर्ड, एक वाशिंगटन अकॉर्ड हुआ था, जिसमें ये बात रखी गई कि चलो अमेरिका से पढ़ा हुआ स्टूडेंट या फिर भारत से पढ़ा हुआ स्टूडेंट में क्या मतलब क्या चीजें देखा जाए कि उनमें समानता है, या किस चीज पे उनको मापा जाए, ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट बेकार है। तो इसको इसको देखने के लिए हमारे पास 12 पीओज होते हैं, प्रोग्राम आउटकम। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या क्या प्रोग्राम आउटकम्स हैं। तो PO1, PO2, PO12, ये 12 क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को देखने के लिए कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का PO1 अच्छा है, PO2 अच्छा है, लेकिन जो हायर POs हैं वो बेकार है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसकी इंजीनियरिंग उतनी अच्छी नहीं है या फिर वो उतना अच्छा इंजीनियर नहीं है। तो ये 12 पीओ समझिए, ये 12 पीओ के आधार पे ही हम लोग किसी भी बच्चे का ओवरऑल जो होता है उसका मापन हम लोग करते हैं उस आधार पे। एक तो ये बात हो गई। तो हम लोग का कल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल हमारा मॉक विजिट है। मतलब मॉक मतलब बनावटी, एक मॉक विजिट है जिसमें हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि हमें क्या कमियां है। तो 12 अगस्त को भी मॉक विजिट है और एज वेल एज 25 अगस्त को भी आपका मॉक विजिट है। उसके बाद 2 मॉक विजिट के बाद जो है हमारा 3 से 5 सितंबर को, जिसमें हमारी बाहर से टीम आएगी। अब कहाँ से आएगी हमको भी नहीं पता, लेकिन 3 से 5 सितंबर को बाहर टीम आएगी और वो आपसे भी इंटरेक्ट करेगी, हमसे भी इंटरेक्ट करेगी, एज वेल एज आपके पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करेगी और आपके जो सीनियर्स है एलुमनी, उनसे भी इंटरेक्शन होगा। ठीक है। तो हमारा जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जैसे हम लोग जो भी है, हमारा कॉलेज जैसा भी है, और आपको जो भी लगता है, जो भी कमियां हैं, वो तो हम लोग दूर करेंगे ही, वो आप प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो उस दिन जो है अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है कि सब कुछ जो हो रहा है वो पॉजिटिवली हो रहा है। आपको निगेटिव एटीट्यूड नहीं अपनाना है। अगर आप निगेटिव एटीट्यूड अपनाओगे तो
एनबीए जो टीम आएगी वो मतलब आप उनके सामने निगेटिव ही बोलोगे तो भी वो कुछ नहीं करेगी, ठीक है। वो एक इवोल्यूशन के लिए आ रही है। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई आपका जो पेपर है, जैसे आप आज पेपर हमें सेंड करते हैं सीएसपीटीयू के माध्यम से, मतलब सीएसपीटीयू में जाके जमा होता है फाइनली हमारे माध्यम से, तो वो पेपर जो चेक कर रहा है वो हम पे कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। वो तो चेक करेगा और जाएगा, तो वो केवल चेक करने के लिए आ रहे हैं। वो हमारी फाइल्स तो देखेंगे ही देखेंगे, और इसके अलावा जो है फाइल्स देखिए, फाइल्स में जो मिला और एक्चुअल में क्या कंडीशन है, प्रैक्टिकल कंडीशन क्या है, आपको वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके लैब्स कैसे हैं, ये सब चीजों को देखेंगे। तो हम जो फाइल में दिखा रहे हैं और आप जो बोलोगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है और इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है, निगेटिव नहीं बोलना है आपको। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हो गई। और इसके अलावा जो है मैं जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जीवन का भी एक लक्ष्य होता है, वैसे एक इंस्टीट्यूट का भी एक लक्ष्य होता है, वैसे एक डिपार्टमेंट का भी लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग कई सारी चीजें करते हैं कि क्या क्या करना होगा तो हम उस लक्ष्य को पाएंगे। तो इसको देखते हुए विजन मिशन बनाया गया कि विजन क्या होना चाहिए हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे इंस्टीट्यूट का क्या होना चाहिए, मिशन क्या होना चाहिए। तो ये बनाया गया। तो हमारे जो इसके जो इंचार्ज हैं, जो विजन मिशन बनाए हैं, और जो हमारे प्रोफेसर गोपाल सर, वो आपको बताएंगे फर्दर। और उसके बाद जो हम लोग प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि आप जब पास होके जाएं और 2-3 साल जब हो जाए तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि आपके पिताजी मेरे पास आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एडमिशन लेता हूँ, मेरा एक कॉलेज है, मैं एडमिशन लेता हूँ, तो मैं आपके जो पेरेंट्स है उसको बोल रहा हूँ कि हाँ, आपका जो बच्चा यहाँ से जब पढ़ेगा, यहाँ से जब ग्रेजुएट होगा, तब ये क्वालिटीज उसके इसमें होंगी। तो वो पीओ है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसकी हम लोग बात करेंगे। फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की बात करेंगे। तो वन बाय वन अपन चलते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, जितनी चीजें मैंने बोली? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको स्क्रीन दिख रहा है, गोपाल सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गोपाल सर? Yes, sir. Yes, sir. Rahul sir. Am ओवर I टू यू audible? सर, कीजिए सर। Okay, sir. I think yes, sir. This is visible, sir. Okay, sir. यस सर। Okay. Oh, so good evening to respected professors and all my dear students. I think this is a rainy season, and I hope this is a cool evening also. Before going into the vision mission of department and institute, let me clarify. As already Rahul sir has told you about the vision and mission and the basic of the NBA part. Okay. As you know very well, I think 1 week ago or 2 weeks ago, I also interacted with you all. Some of you were present, some of you were not present on that day. However, don't worry, ऐसा कोई issue नहीं है. Today also we will deal it in a detailed manner. What is actually the vision of our department? The vision, mission of institute and department is typically related to us, but this should be known to you all. यह जरूरी है कि आपको ही कुछ पता होना चाहिए, so that you can formulate your own vision, your own mission accordingly, your on how you are going to achieve your vision in your life, your goal, what should I say. Similarly, what we do that we formulate or we design our vision, departmental vision we should say, or institute vision. Accordingly, each and every institute is having their own vision and mission accordingly. जैसे कि अपने कंट्री का भी एक अपना विजन होता है ना? तो सिमिलरली जो विजन है एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट. In that manner, so let me come up with the vision of the department. But before department, definitely I should come up with the vision of the institute, because the first and the foremost part that you are
of the institute. Thereafter, you are the part of the department. Okay. So vision of the institute at the last is to be a global leader by imparting the quality technical education and innovative research for the betterment of the industry and society. So vision is really a broader one where we are looking at the betterment of the industry and society, and we want to become the global leader. Okay, by imparting some kind of quality technical education. Since we are a technical education center institute, so we are imparting the quality technical education by having some kind of innovations, so that can be used for the betterment of the industry and society. So this is the vision of the institute, and to accomplish the vision of the institute, we are having the mission of the institute. The mission of the institute, we can say like this: the first mission that we have is the developing of technical competencies to enhance the employability and entrepreneurship. Second is you're promoting the research and consultancy activities so that they can meet the need of the industries. The third one is to inculcate the ethical values and leadership qualities for the sustainable developments. So these three missions will help to, means this is the mission that we have set up so that we can achieve the vision of the institute. This is all about the institute. Similarly, in the institute, there are so many departments are there. In our college, there are 7 departments. 4 of them are already accredited. One of means the R department, ET&T department is going for the accreditation. ठीक है? तो NBA is actually quality एक मार्किंग पार्ट है कि ये जो डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, क्या ये एक क्वालिटी के ऊपर है या नहीं है, so that can be whoever is coming out of this particular department, taking out the certificate of this particular department, is going to compete in the international market or not. That was the Washington Accord. ठीक है? तो एक जो मोबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स होता है ना, वो मेंटेन करने के लिए वाशिंगटन अकॉर्ड को साइन किया गया था. So for that purpose, we set up the vision of the department, which can match up with the vision of your institute, taking out the excerpts from different institutes who are, which are prominent, like your NIT Rourkela, which are nearby to us. AICT का विजन आप लेकर, CSBTU का विजन लेकर, since CSBTU जिसे हम लोग का अपना जो एफिलिएशन है वहीं से एफिलिएशन है आपका, तो वहां से आप लेकर चले, NIT रायपुर है आपका, ठीक है. We have made our vision. So vision of our department, when we are coming to the R department, is to be a center of excellence in electronics and telecommunication engineering education by imparting in-depth knowledge to the students so that they can cater the whatever the changing that is taking place in industrial or societal area, they can cater that change. Okay, so what we want to become, we want to become the center of excellence in our department. Which department? Electronics and telecommunication department, by imparting quality education, in-depth knowledge to whom? To you people, the most important stakeholder of this particular institute. Okay, so that you people can cater the whatever the changing that is taking place in the industrial and societal needs. So this is our vision. This is the vision of the department. To achieve the vision of the department, what we have set up? We have set up 3 missions. The mission 1 is to foster the culture of innovation and research in electronics and telecommunication engineering by providing the active learning environment. See, since we are in the 21st century, and over here we are having a different mode of study, the learning environment that need to be created. Okay, if 1 decade ago we can say that was a different kind of a learning, and such kind of learning has already been taken place in other countries, what we are talking right now. So what we need to do is to compete with them, so that we have what we have done, that we have taken out the new kind of a learning environment, and that is called active learning environment. Vivek sir is already, or Saurabh, many of our faculty sir is already evolving out different method of teaching and learning environment. So that is the process.
So what we are doing, that fostering the culture of innovation and research in electronics and telecommunication engineering by providing the active learning environment. Mission 2 is to provide the holistic education, all-round development for the life by focusing on inculcation of human and moral values, professional ethics, quality of leadership, and teamwork among us, the learner. And who is the learner? You people are the learner. What we want to do? Our mission is to develop the teamwork, the quality of the leadership, the professional ethics, the human and the moral value, which is very important. If you are going to be engineer, you must have the moral values, the human values, professional ethics, so that you people can work according to the whatever the changing that is taking place in the means society or industry wherever you are working. Okay, so that is the all-round development. This is our mission 2. And mission 3 is we are using 3C, and that is 3C is your cooperate, coordinate, collaborate. With whom? Industry and society, so that we can provide the entrepreneurship, the employability and innovation skill. So this is our mission. Mission 1, mission 2, mission 3. The third mission is cooperating with, coordinating with, collaborating with the industry, society, so that we can provide whom? We can provide the entrepreneurs, employable, innovated बंदा को जिसको हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है? This is our mission. Now we are moving to the PEOs. Since the mission is there, so if we are talking continuously talking, yes, we have a mission, we have a vision like this, but the graduates who are coming out, they do not have the things that we are talking of, उससे match नहीं कर रहा है, then that is some kind of a null and void situation. ठीक है? So over here we are having the PEO. What is actually PEO? Program educational objectives. So these are the program educational objectives. PEO 1 is you people will have a graduates will have a professional and technical career. Career in what kind of things? Professionally or technical career in interdisciplinary domains. Interdisciplinary domains like artificial intelligence, IoT, robotics, by providing innovative and sustainable solutions using the modern tools. Now the era is sustainable solutions. Whatever the solution that you are finding out of the problem, that must be of sustaining nature. That should not be of ephemeral nature. Correct? So what we are doing, that we are providing, you people should have the innovative and sustainable solutions. Okay, working in some kind of a interdisciplinary domains. Okay, and that domains are basically the 4th industrial terms: the artificial intelligence, machine learning, IoT, robotics. This you must have an idea, so that we can say that yeah, our mission has been achieved, our vision has been achieved. Okay, so long term. PO2 will have, graduates will have effective soft skill, communication skill, presentation skill, group skills, so many skills. Soft skill is a very broader term. So I hope that you people will have a effective soft skill aptitude to integrate engineering issues in broader social and environmental context. Always remember that we cannot forget where you are living. You are working for the society. You are working for the environment. Okay, so that is the soft skill and aptitude where you are integrating your engineering issues in a broader social and environmental context. So this is our PO2. PO3, graduates will have an ethical and moral values with a positive attitude. Obviously, you must have the positive attitude. If you are negatively working, that means we are failed. That is PO3. So positive attitude for the lifelong learning and to practice responsibility towards your peer, your colleagues, your employer, and society. Society is always the integral part. So PO3, where you are imbibing the embedding the ethical and moral values with a positive attitude that we are wanting that you will have. Okay, so if you are having this all thing, PO1, PO2, PO3 combinedly, that will be helpful to achieving the missions, and that missions will combinedly helpful to achieve our vision. So this is all about your vision, mission, POs. I hope you people have understand something about, or if you people have any doubt regarding all these things. See, during the visit
or whatever the team, whoever will come, you must have an idea. I'm not going to say that you people must means mugged up all these things. You do not need to mug up. Just take out the keywords. On that day also, I told you, just take out the keywords. You must have an idea. Yes, this is our vision. And you must have an idea. Yes, we have some vision, we have some missions, and we have some PEOs. Please make it sure you said you should have an idea. If anybody is having any clarification is required, please let me clear over here. Please be free. This is a free session, so be free to ask any kind of questions if you have in your mind. I hope so. Anybody is having any questions? I hope everyone has been embedded with all these vision, missions, and POs. Thanks a lot. Over to you, Rahul sir. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जो आप लोग जानते भी हो, बस ऐसे ही देख लेते हैं यूं ही। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2000 को आपका कॉल ये डिपार्टमेंट खोला था, और आप लोग सब जानते हैं कि प्रोग्राम सैंक्शन इंटेक जो है 40 का है, CGPAT के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, और CSV2 से एफिलेटेड हमारा इंस्टीट्यूट है, AICTE अप्रूव्ड है। फैकल्टी पोजीशन आप जानते हैं कि अभी करंटली 10 असिस्टेंट प्रोफेसर है, और स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ 2 हैं। ऑल्दो आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 2 हैं। और ये लिस्ट ऑफ फैकल्टीज नेम ये भी आप जानते हैं, लगभग सभी से आप इंटरेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि NBA क्राइटेरिया इंचार्ज, तो इसमें 7 क्राइटेरिया होते हैं, तो सभी क्राइटेरिया के कुछ सबके अलग अलग इंचार्ज हैं। तो आई थिंक पहला जो सर ने विजन, मिशन और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर दिया है। और ये इसमें एक दो बातें बोलना चाह रहा हूँ कि जो विजन, मिशन और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये कमेटी ने बनाया है। मतलब बहुत सारे लोग थे, जिसमें आपके एलुमनी भी थे, और आपकी संस्था के भी कुछ प्रोफेसर थे, किसी और बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी थे, और इसके अलावा आपके जो माता पिता है वो क्या सोचते हैं कि डिपार्टमेंट में कैसा विजन, मिशन होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये विजन, मिशन बनाया गया। कई सारे जगह से फीडबैक लिया गया है, उसके आधार पे ये फाइनल किया गया है। अब इसमें जो है हम लोग जो कुछ चीजें जैसे प्रोग्राम, कैरिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए मैं दीपिका मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कि क्या है इसमें, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या उनको बताना चाहिए। तो दीपिका मैम। Sorry to interrupt you, Rahul sir. I have something to announce to students, sir. May I? Yes sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Actually, dear students, you people are the most important stakeholder of this institute department. But along with you, there are so many stakeholders who are involved in the process of this, particularly vision, mission, and POs making, like alumni and your seniors, that is called, and your parents as well. Okay, industrial persons and other institutes professionals. So your parents is also the one of the part. So tomorrow, actually, when the mock visit will be there, one of the expert will interact with your parents. So this is my kind request to you all. Whoever means are in the faith that your parents can interact with them in a better manner, and please make them understand as well about the vision, mission, and all these things. There is a vision, mission, all these things. Okay, please make them understand, and kindly message to Champalal Lalani sir. Okay, that yes sir, my parents will be there in the meeting. Okay, so please kindly message to Lalani sir. He has already formed a one WhatsApp group. Over there he will connect each and everyone. Okay, so this is my kind request to all of you. Kindly message to Lalani sir regarding this parents meeting. Okay, I hope आप लोग इसको positively लेंगे. Okay, thank you Rahul sir. हाँ सर। तो मैम, दीपिका मैम।
आई थिंक मैम जब तक कनेक्ट होती है तब तक। अब ललानी सर आप हैं यहाँ पे? यस सर। हाँ सर, थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि क्या क्या चीजें उनको जानना जरूरी है। Okay. First of all, good evening to everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. सर Okay. तो मैं मेनली क्राइटेरिया 2 प्रिपेयर किया था। तो क्राइटेरिया 2 में आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो भी एनबीए की टीम आएगी वो ये क्वेश्चन श्योरली पुट अप करेगी कि आपके कॉलेज में या आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है, आपके कॉलेज में क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन है तो हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं आपको, आपके गूगल क्लासरूम्स बनते हैं। तो इन सब के बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, गूगल क्लासरूम क्या होता है, यूट्यूब वीडियोस में किस तरह से पढ़ाए जाते हैं, गूगल स्ट्रीम के थ्रू हम कैसे पढ़ाते हैं। तो ये जो हम एक्चुअल में आपको पढ़ा रहे हैं तो इनके बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए। और जिन बच्चों ने पहले ऑफलाइन क्लासेस की हैं, जैसे अभी जो थर्ड ईयर में होंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने पहले ऑफलाइन क्लासेस भी की होंगी। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या प्रोसीजर रहता था हमारा पढ़ने पढ़ाने का, और ये सब भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी टीम आएगी उनका मेन मोटो रहता है कि लास्ट 3 इयर्स में आपका प्रोग्राम करिकुलम कैसा चल रहा है ये जानना वो चाहते हैं। तो लास्ट 3 इयर्स में आपका ऑफलाइन क्लासेस भी हुई थी, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या प्रोसीजर होता था, कैसे पढ़ाए जाते थे, क्या क्या होते थे। तो उसमें हमने काफी चीजें मेंशन की है, जैसे पीयर टू पीयर लर्निंग हम करते थे, हम ग्रुप डिस्कशन करते थे चीजों को समझाने के लिए, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देते थे स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक को ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है पूरा। तो मैं चाहूंगा कि जस्ट आफ्टर दिस मीटिंग एंडेड मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अगर एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो डॉक्यूमेंट मैंने आपके हिसाब से बनाया है। तो और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी है, जैसे आपके सीनियर्स ने कहाँ से ट्रेनिंग किया है। 4th सेम के बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है जैसे, और एक 6th सेम के बाद में ट्रेनिंग होती है। तो आपके सीनियर्स ने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग किया है, कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग होती है, तो ये सारी जानकारी भी उस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको शेयर करूंगा तो वो जरूर देख लेना। और सेकंड थिंग मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सीओ क्या होता है, पीओ क्या होता है। अच्छा, सीओ क्या होता है सबको पता है ना इसके बारे में? सीओ पता है कि नहीं पता है? कोई भी एक जना बोले। साक्षी ठाकुर आप बता दो, सीओ क्या होता है, पता है सबको? Course outcome. कोर्स आउटकम। ये कोर्स आउटकम क्या होता है? हर एक स्पेसिफिक कोर्स का एक आउटकम होता है। मतलब अगर आप एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ने से आप क्या सीखोगे, एनालॉग कम्युनिकेशन का क्या आउटकम आएगा, है ना। तो वो कोर्स आउटकम होता है। तो आप जो करंटली सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, तो जो टीम आएगी वो पूछ सकती है कि व्हाट इज द कोर्स आउटकम। मींस आप अगर एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, जैसे आप अभी 5th सेम में आओगे, एलआईसी पढ़ोगे, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, वो पूछेंगे आपसे कि आप लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जो पढ़ रहे हो इसका आउटकम क्या है। तो आपके एवरी टीचर, सारे टीचर्स आपके लिए एक 4 या 5 कोर्स आउटकम डिजाइन करते हैं। और ये कोर्स आउटकम आपके जो सीटी के पेपर्स आते हैं वो सीटी के पेपर्स में भी लिखे होते हैं। साइड में आप देखना, ये CO1 से लिया हुआ है, ये क्वेश्चन CO2 से लिया गया है, ये क्वेश्चन CO3 से लिया गया है। तो इस तरह से ये कोर्स आउटकम्स होते हैं आपके। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट थिंग, नॉलेज लेवल। सिटी पेपर आपने जो देखा होगा उसमें एक कॉलम होता है राइट हैंड साइड में, उसमें नॉलेज लेवल भी लिखा रहता है। नॉलेज लेवल 1, नॉलेज लेवल 2, नॉलेज लेवल 3, इस तरह से। नॉलेज लेवल 1 का मतलब है वो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ। नॉलेज लेवल 2 का मतलब है कि यस सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैं ना इस थोड़ा सा जो है ना, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा क्राइटेरिया 3 का थोड़ा बता देना चाहिए, उसके बाद फिर आप जब आओगे ना तो चीजें और इनको क्लियर हो जाएंगी। तो यस सर, यस सर। क्या लगता है सर आपको, ऐसे ही करें कुछ?
नहीं सर, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा है मैं बता दूंगा, और बाकी सब क्या कहते हैं, मैं उनको नहीं, वो स्लाइड्स दे दूंगा, तो हाँ, नहीं 10-15 मिनट लगेंगे सर। नहीं, ठीक है सर, आप जो बता रहे हो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं पहले बता दूं, उसके बाद जो है ओके ना, तो ये ओके चीजें सर, और इनको क्लियर हो जाएगा सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर, तो ओके सर, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ कैरिकुलम में गैप वगैरह अपन बताएंगे तो थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा अलग जगह पहुंच जाएंगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मेरे ख्याल से आप आगे बढ़ाइएगा। ओके सर, ओके सर। तो जैसे सर, स्क्रीन तो सभी को दिख रहा है मेरे ख्याल से। यस सर। Yes, sir. सर जो बात कर रहे थे ना, उसको मैं थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा रिकॉर्ड भी होना है, और सर भी जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। तो कुछ चीजें जो है, जैसे आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, अब तो हम लोग स्कूल जो है, उस स्कूल में ही आप लोग कई लोग जानते होंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है। आजकल के स्कूलों में तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखते हुए ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप जब कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपका, कितना नॉलेज लेवल होना चाहिए, कितना किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नॉलेज लेवल 1 है, उसमें लिखा है रिमेम्बरिंग। मतलब बस याद कर सके कि आज मैंने ये, मतलब मोबाइल नंबर बताया किसी का, ये मोबाइल नंबर याद कर लिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ जो रिमेम्बरिंग का जो लेवल होगा, जो नॉलेज लेवल होगा, वो 1 होगा। तो वो रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन यदि मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि आपको जब आप जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। आप जब भी देखते हो क्वेश्चन पेपर में, आप देखते होगे कि हम लोग थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन करते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है। उसको मैं आज बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए रिमेम्बरिंग का ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि हम लोग ये 12th या फिर 10th तक तो ऐसा ही रहा है। तो रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल, मैंने आपको समझाया, आप रिकॉल कर रहे हो। अब रिकॉल कर रहे हो, उसके बाद जो है आप उसको कितना अंडरस्टैंड करते हो, उस चीजों को अंडरस्टैंड करके आप एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको समझा दिया, आप रिकॉल करके लिख लिए, लेकिन आप मेरे को जो समझा रहे हो, कितना आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट इज नॉलेज लेवल 2। तो नॉलेज लेवल 2 जो है अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्लेनिंग आइडिया और कंसेप्ट। आप किसी भी चीज को किसी भी आइडिया और कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा चीजें है, आप चीजें समझ चुके हो, आपको याद भी हो रहा है, लेकिन आप अप्लाई क्या करते हो, मतलब अ, आपको कोई जगह दे दिया गया, आप उस अपने नॉलेज को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो दैट इज द नॉलेज लेवल 3 अप्लाइंग पार्ट। तो यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, इसमें लिखा है यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन। ठीक है, आज आपको हमको डायोड पढ़ा दिया, तो ये डायोड पढ़ाया, तो कम से कम दिल्ली में जब जाओ तो कोई दूसरा गेट दे दे, तो वो समझा सको कि ये ऐसा होता है करके। उसमें आप कैसे अप्लाई करते हो चीजों को, ये भी इसमें आ जाएगा। फिर फोर्थ है आपका एनालाइजिंग। एनालाइजिंग जो है चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। जैसे कि मान लीजिए 4 चीजें हैं, और चारों चीजों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, और उन चारों चीजों को आप एक साथ असेंबल करके चीजों को बना रहे हो। मतलब कहने का मतलब एनालाइज करके चीजों को बना रहे हो। दैट इज ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए मैं घर की बात करता हूँ, तो घर में जैसे मान लीजिए मुझे मेरा जो छड़ लग रहा है, वो उसकी क्वालिटी क्या है, ब्रिक्स जो लग रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसको मैं अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, या फिर सीमेंट की क्वालिटी क्या है, उसको मैं अंडरस्टैंड कर लिया। तीनों तीनों चीजों को मैं समझ चुका हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कहाँ कहाँ मुझे इसको अप्लाई करना है। लेकिन उन तीनों को जो असेंबल करना, मतलब तीनों की चीजों को जान के एक अच्छा चीज बना, डेट इज एनालाइजिंग पार्ट। ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप्स। फिर इवेल्युएटिंग, कुछ चीजें आप इवेल्युएट करोगे। जैसे मान लीजिए कुछ उसमें गलत दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक सर्किट बनाया, उसमें नॉइस आ रहा है, तो नॉइस को आप देख रहे हो कि नॉइस को हम लोग कैसे रिमूव करें। दैट इज जस्टिफाइंग अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन। आप क्या क्या एक्शन ले रहे हो,
उस नॉइस को रिमूव करने के लिए, उसके नॉइस वोल्टेज को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हो, उस नॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें हमको क्या कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए जिससे कि नॉइस रिमूव हो सके, दैट इज इवैल्यूएटिंग पार्ट। और उसके बाद जो है 6th जो लेवल है आपका क्रिएटिंग, मतलब कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिंग जनरेटिंग न्यू आइडियाज। अब चीजें आप समझ चुके हो कैसे चीजों को रिमूव करना है, और उसके बाद फिर आप कुछ नया क्रिएट करो, दैट इज द नॉलेज लेवल 6। प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, या न्यू वे ऑफ व्यूइंग थिंग्स। तो ये जो लानी सर जो बात कर रहे थे नॉलेज लेवल 1 2 3, तो हम लोग जो क्वेश्चन देते हैं जनरली, और जितने भी आप सीओ देखते हो, सीओ के बाजू में कॉमा करके एक नॉलेज लेवल लिखा रहता है। तो वो जो नॉलेज लेवल हम लोग स्टार्ट करते हैं लगभग 3 या 4 या 5 तक ही रखते हैं। अभी हम लोग इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग कुछ नया आइडिया आपसे क्रिएट करवा सके। तो 3 4 5 तक ही हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग 3 4 5 के आसपास ही रहता है। तो एक तो ये हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर लिया, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आप नेट में भी सर्च मार सकते हो, नेट में कई सारी इमेजेस हैं, उसको देख के समझ सकते हो। फिर जो मैं बात कर रहा था कि में जो चीजें देखी गई किसी भी ग्रेजुएट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें पहला जो लिखा हुआ है ग्रेजुएट्स विल बी एबल टू, ग्रेजुएट्स के पास क्या क्या होनी चाहिए। जैसे PO1 की बात करें तो इंजीनियरिंग नॉलेज, आप लोग इसको डायरेक्टली पढ़ के भी देख सकते हैं। अप्लाई द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स साइंस इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स की बात हो रही है, बेसिक मैथमेटिक्स की बात हो रही है, साइंस बेसिक साइंस की बात हो रही है, टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, चीजों को कम कर रहा हूँ। PO2 अगर आप देखें तो प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकता है, वो चीजों को अगर हम लोग इसको मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बेसिक नॉलेज अगर मेरे को पता है, जैसे मान लीजिए आपको मैम ने दीपिका मैम ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया होगा, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब डायोड पढ़ाया होगा तो डायोड आपने सीख लिया। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग नॉलेज की बात करें जो बेसिक मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखा सकते हो। आप चीजों को समझा सकते हो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में कैसे काम कर रहा है, रिवर्स बायस में कैसे काम कर रहा है। दैट इज द नॉलेज लेवल, दैट इज द PO1, मतलब वो प्रोग्राम आउटकम का एक क्वेश्चन है। प्रोग्राम आउटकम 1 दैट इज इंजीनियरिंग नॉलेज का क्वेश्चन है कि ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। एक तो ये हो गया। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस, तो प्रॉब्लम एनालिसिस चीजों को एनालिसिस करना है, तो आप एनालिसिस कैसे करोगे, आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, फॉर्मूलेट आप आइडेंटिफाई कर सको चीजों को, आप रिसर्च पेपर को रिव्यू कर सको, लिटरेचर्स को पढ़ के चीजों को समझ सको, उसकी एनालिसिस कर सको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की एनालिसिस कर सको। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। तो मान लीजिए जैसे सौरभ सर ने आपको क्लैम्पर सर्किट के बारे में पढ़ाया, तो अगर आपको वो एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो चेंज करते हैं, तो आप एटलीस्ट उसका आउटपुट बता सको, आउटपुट टू ड्रॉ दी आउटपुट ऑफ द क्लीपर सर्किट। मान लीजिए आपको ट्रायंगुलर वेव दिया सर ने, मतलब इनपुट ट्रायंगुलर वेव दिया, तो अगर वो इंटीग्रेटर सर्किट है तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएटर सर्किट है तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप जब तक चीजों का एनालिसिस नहीं करोगे, कैपेसिटर क्या काम करता है, रजिस्टर कैसे काम करता है, तो पार्ट पार्ट में एनालिसिस जब आप करोगे तब चीजों का आप बता सकते हो ओपैम्प कैसा कार्य करता है। तो ओपैम्प हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब चीजों को देखोगे कैसे इंटीग्रेटर वर्क करता है, तभी आप आउटपुट निकाल सकते हो। मतलब ये नेक्स्ट लेवल है अप्लाई का। एक तो आपको मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंजीनियरिंग का, और एक बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज के होने के साथ साथ आपको रजिस्टर के बारे में पढ़ा दिया, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा दिया, ओपैम्प के बारे में पढ़ा दिया। मान लीजिए अभी आप सेकेंड ईयर में, तो मान लीजिए मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा दिया, तो उस ट्रांजिस्टर का आउटपुट क्या होना चाहिए, ये आपका हो गया प्रॉब्लम एनालिसिस, दैट इज द प्रोग्राम आउटकम 2। फिर तीसरा जो लिखा है प्रोग्राम आउटकम 3, दैट इज डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, आप चीजों को डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हम लोग देखें तो हम लोग 2 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, एक तो हार्डवेयर के फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो, और चीजों को सोच सकते हो, आप ऑन पेपर सोच सकते हो,
आपका जो डिजाइन कैसा है, और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप कुछ चीजें डिजाइन कर सकते हो। मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसका आपने डेवलपमेंट किया, उसका डिजाइन किया। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे आपके पास मान लीजिए सप्लाई 230 वोल्ट आ रहा है। अब 230 वोल्ट आ रहा है सप्लाई, तो उसको आपको जो है, आप कोई भी एक सर्किट है उसमें एक इनपुट देना चाहते हैं, मान लीजिए 5 वोल्ट देना चाहते हैं, या फिर वो मैक्सिमम वेरिएशन 5 वोल्ट से -5 वोल्ट ही हो सकता है। और उसमें जो वेरिएशन है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया किसी टीचर ने कि वो 0.1 वोल्ट है, जिसको हम लोग मतलब प्लस माइनस 0.1 वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे 5 वोल्ट हुआ तो 5.1 मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, और अगर निगेटिव वोल्टेज की बात करें तो -4.9, या फिर सॉरी -5.1। तो इससे ज्यादा आप वेरिएशन नहीं कर सकते। मतलब आपका जो आउटपुट है, ऐसा आप सर्किट डिजाइन कर रहे हो कि आपका आउटपुट -5.1 से +5.1 ही होना चाहिए। तो दैट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब ये समझिए कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नॉलेज लेवल 6। तो दैट इज डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया और आप उसका कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको एक डायोड सर्किट बना रहे हो, या फिर कोई ट्रांजिस्टर एक सर्किट बना रहे हो, जिसका जो आउटपुट है, आपको किसी ने पूछा कि 5 वोल्ट या फिर 5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये होगा। फिर जैसे PO4 की बात करें, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन पे फोकस कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपको इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए। जैसे आज हमारी चर्चा हो रही थी, तो रामा सर ने कहा कि जैसे मान लीजिए एवरेज ऑफ द स्टूडेंट, मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, जैसे हम लोग आपका 120 या 150 का टोटल मार्क्स होता है सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का। तो मान लीजिए उसका एवरेज आ रहा है, जब हम लोग सभी स्टूडेंट का एवरेज निकाले, तो मान लीजिए वो 70 मार्क्स आ रहा है। तो 70 मार्क्स आउट ऑफ 150 कम है, आपको दिख रहा है कि वो 50% से कम है। तो उस एवरेज को हम लोग कैसे बढ़ाएं? आखिर ऐसे कौन से स्टूडेंट थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि उसने एवरेज को कम कर दिया? कुछ लोग अच्छा पाया होंगे, मान लीजिए कुछ लोगों ने 100 पाया होगा, कुछ लोगों ने 110 पाया होगा। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, इंटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्लस टीए सीटी और चीजों को मिला के। लेकिन कुछ लोग कम पाए हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि आपको हम लोगों ने एक डेटा सेट दे दिया, उस डेटा सेट से आपको बताना है कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कौन से बच्चे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एवरेज को कम करने के लिए। अभी हम लोग एवरेज की बात करेंगे, तो डेट इज द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कैसे? जैसे हम लोग अगर इंजीनियरिंग के भाषा में देखें, तो जैसे कि आप लोगों ने, जैसे हमारे जो अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, उन लोग डेल्टा मॉड्यूलेटर पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन में। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर पढ़ने से पहले वो पीसीएम पढ़े होंगे। तो पीसीएम के बाद ही आप डेल्टा मॉड्यूलेटर पढ़े होंगे। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर इज बेटर देन पीसीएम। तो ऐसे क्या के कारण है? क्या उसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा आ रहा है, उसका क्वांटेशन एरर, या फिर मतलब ऐसा क्या चीज जो उसको बेटर बना रहा है? आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। उसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आ रहा है? वो जब हम लोग डीमॉड्यूलेटर सर्किट बना रहे हैं, डेल्टा मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर सर्किट बना रहे हैं, तो वो आ, हमको क्या फायदा मिल रहा है अदर देन पीसीएम या फिर दूसरा मॉड्यूलेशन टेक्निक से? तो आपको इन्वेस्टिगेट करने आना चाहिए। दैट इज दी PO4। तो प्रोग्राम आउटकम, मतलब आप जब, जो मैं बात कर रहा था कि एक स्टूडेंट के पास ये चीजें होना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेट करना भी जाने। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है PO5 है, दैट इज द मॉडर्न टूल यूजेस। तो मॉडर्न टूल यूजेस आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कई, आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे तो कई सारा वर्चुअल लैब से किए होंगे, और कईयों ने टीना एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर मैटलैब सॉफ्टवेयर, या फिर कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे इसमें आ चुके हैं कॉलेज में, आप सभी जानते हैं। वो मैं फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है। एक एनसिस है, HFSS टूल है, उसमें आपका जाइलिंक्स है। तो ये आपको उत्सव सर बताएंगे आगे कि क्या क्या हमारे मॉडल टूल्स हैं जिसको यूज करके हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। हम लोग हार्डवेयर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग अपना आउटपुट दिखा रहे हैं। दैट इज द PO5 मॉडर्न टूल यूजेस। फिर मॉडर्न टूल यूजेस, जैसे कि कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन में मान लीजिए हमने सैम्पलिंग किया, तो सैम्पलिंग को आप क्या कर रहे हो, मैटलैब के थ्रू डिजाइन करके दिखा रहे हो, मॉडर्न टूल का यूज कर रहे हो, और उसका आउटपुट देखने की कोशिश कर रहे हो कि आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया एक चीजें। फिर PO6 द इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी।
तो आप सभी जानते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इंजीनियरिंग डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग डिजाइन आपका हेल्थ भी सही, मतलब हेल्थ के हिसाब से भी, जैसे आप 5G की बात करें तो 5G हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर 4G की बात करें तो 4G बर्ड्स के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, 5G तो अलग ही हो जाएगा, अगर 5G आ गया तो बर्ड्स के लिए तो खत्म ही है मामला। तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए, ये सब को ध्यान में रखते हुए आपका एनालिसिस जो होगा, आपका जो डिजाइन होगा, उस वो चीज है PO6। ठीक है, तो ये आप जब भी बात करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए डेटा रेट, अब जैसे 5G डेटा रेट तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके सोसाइटी पे, एक बात हो गई। पावर कंजप्शन, 5G से पावर कंजप्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आप जो भी चीजें डिजाइन कर रहे हो उसमें पावर कंजप्शन कम से कम होना चाहिए। ये एक चीज हो गया कि सोसाइटी की बात हो गई। आपके जो भी डिजाइन है, आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करने वाला आपका डिजाइन होना चाहिए। तो जैसे आप अभी बात करें, जैसे VLSI डिजाइन जो हो रहा है, जिसमें एरिया कम लग रहा है, पावर, ये सब चीजों को ध्यान में, स्पीड कैसा हो, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन कर रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे कि AM आप लोग पढ़े होंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आप बताइए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर कंजप्शन क्यों अच्छा है, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों अच्छा है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेकार क्यों। तो ये क्वेश्चन आपसे कोर्स कोऑर्डिनेटर पूछ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर PO7 आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंट, जैसे कि हम लोग सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए चीजों को देख रहे हैं, उसी तरीके से इन्वायरमेंट भी एक चीज है, और सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। जो भी आप, मतलब जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वो लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, आजकल जो सोर्सेस हैं आपके, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हो गए। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, हमारे जो फ्यूचर चैलेंज है, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके हम लोग फ्यूचर जो चैलेंजेस है उसको कम कर सकते हैं। तो हाउ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कैन मीट द फ्यूचर एनर्जी चैलेंजेस। तो ये क्वेश्चन हो गया फॉर द PO7। इसी तरीके से इथिक्स होना चाहिए हर एक, जैसे कि एक इंजीनियर है, इंजीनियर के क्या एथिक्स हैं, एक मेडिकल वाला है उसके क्या एथिक्स हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए। मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मेरा क्या एथिक्स होना चाहिए। तो सभी मतलब पर्सन टू पर्सन ये एथिक्स वेरी करता है। तो आपका एथिकल प्रिंसिपल क्या है, एज ए इंजीनियर आपके पास एथिकल प्रिंसिपल क्या है, प्रोफेशनली आप कैसे देख रहे हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये हो गया आपकी। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ये थोड़ा लंबा हो गया। तो ये हो गई आपकी एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं जैसे एथिक्स का एक क्वेश्चन, अभी सौरभ सर ने इस चीज को बोला कि मान लीजिए मैं एक क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वहां से चल दिया। तो कुछ लोग होंगे कि मार्क्स ज्यादा पाने के लिए कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो एथिक्स नहीं कहलाएगा कि आप अपने मन से जो लिखना है लिखिए, भले आपके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन इथिकली आप स्ट्रांग हो, आप इथिकली एक अच्छे व्यक्ति हो, आप इथिकली एक अच्छे ग्रेजुएट हो। तो चीटिंग, ऑनलाइन चीटिंग या फिर दोस्तों से कॉपी कर रहे हो, ये सब चीजें क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये सब चीजें जो है एथिक्स में आएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कुछ क्षण ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए प्रमोशन आपका हो रहा है, तो इथिकली आपको गलत करने के लिए बोल रहा है आपका बॉस, तो आप उस समय क्या डिसीजन लेते हो, क्या राइट, आपको बॉस बोल रहा है कि आप प्रमोट हो जाओगे, ऐसा कर दीजिए, या फिर यहाँ पे साइन कर दीजिए, अगर गवर्नमेंट के फॉर्म में बोले तो, गवर्नमेंट जॉब में बोले तो आप इथिकली कैसे बिहेव कर रहे हो, ये चीजें PO8 में आएगा। तो ग्रेजुएट के पास वो एथिक्स भी होना चाहिए। उसके बाद जो है PO9 की बात करें, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो इंडिविजुअली वो कैसा काम कर रहा है और टीम वर्क के साथ कैसा काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए टीम वर्क, अब जैसे कुछ ऐसा क्षण होते हैं जब हम आपके साथ
ऐसे कई सारे क्षण होते हैं जब हम आपके साथ कार्य करते हैं। तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपको डिपार्टमेंट में एक दिन का एचओडी बना दिया गया और हम आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप कैसा चीजों को मैनेज करते हैं हम देखेंगे, ऐसा हम लोग करेंगे भी और देखेंगे कि आप कैसे चीजों को सुधारते हो। तो जैसा एक आपने नायक करके पिक्चर देखा था अनिल कपूर का, उसी तरीके से हम आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक दिन का प्रिंसिपल बना दिया गया, तो आप अपने कॉलेज के लिए क्या सोचते हो, क्या करते हो एक दिन हो या फिर एक हफ्ते के लिए बना दिया। तो ये सब चीजें जो है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, आप टीम के साथ कैसा काम करते हो। मतलब आपका बॉस आपसे कम होशियार है, ठीक है, कम डिग्री वाला है और आप ज्यादा होशियार हो, लेकिन आप एज ए टीम वर्क कैसा कार्य कर रहे हो, ये चीज ग्रेजुएट के पास होना चाहिए कि कैसे वो बिहेव करता है। इसी तरीके से जो 10 है दैट इज द कम्युनिकेशन पार्ट, तो वो आप समझ ही गए हो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क में आपका कम्युनिकेशन देखा जाएगा। आप जब ट्रेनिंग करके आएंगे, जैसे अभी 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के बाद आपसे रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, तो रिपोर्ट में आपको वो चीज दिखेगा, कम्युनिकेशन दिखेगा, आपने एक्चुअली में क्या काम किया। ठीक है, आपसे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एक 2-3 पेज का एक रिपोर्ट भेजिए कि आप ब्रीफ स्टोरी ऑफ योर प्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे उस ट्रेनिंग के दौरान, तो उसका एक ब्रीफ दे दीजिए हमें। आपको आपने फर्स्ट ईयर में योगा भी देखा होगा, तो योगा से हम मान लीजिए आपने योगा में क्या सीखा, तो योगा का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के आइए। तो ये अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो दैट इज द कम्युनिकेशन पार्ट। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है, आप फाइनेंस, यहाँ पे एक शब्द लिखा है फाइनेंस, तो फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि आपने जब डिजिटल पढ़ा होगा तो रामा सर ने 1-2 क्वेश्चन कराया होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से इसको डिजाइन कीजिए। तो मिनिमम कॉस्ट, कभी आपने कास्ट निकाला होगा 3 या 2 का, किसी मतलब एक गेट का एक कॉस्ट रहता है, तो 2-3 गेट रहते हैं, तो 3 गेट है तो 3 रुपए लगे, मान लीजिए एक नैंड गेट का 1 रुपए। तो इस तरीके से जो फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए आपका डिजाइन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कंपनी डूब जाए। तो दैट इज दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट ऐसा हो एंड फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड दी फाइनेंस। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बात करें, जो आजकल कंपनी जो चाहती है कि मिनिमम लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब लाइन, जितने भी लाइन ऑफ में आप कोडिंग कर रहे हो तो मिनिमम लाइन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट के साथ डिजाइन हो गया, तो ये सब चीजें आएगी आपको पीओ 11 में। इसके बाद जो है दैट इज द पीओ 12, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब बात ये होती है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो एक तरीके से ये एटीट्यूड काइंड ऑफ स्टेटमेंट है कि आप जब मतलब आज हमने मान लीजिए मैटलैब पढ़ा दिया, और मैटलैब पढ़ा दिया तो आप सीख भी गए, लेकिन मान लीजिए कोई नया लैंग्वेज आता है, ठीक है, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, फिर नेक्स्ट कोई लैंग्वेज नया आता है, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीजों को सीख सको, और आप में ये लाइफ लॉन्ग सीखने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, जो कि आएगा आपका पीओ 12 में। तो इस तरीके से जो वाशिंगटन अकॉर्ड में जो डिसाइड किया गया कि पीओ 1 से पीओ 12 हर एक स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट है उसके पास ये होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग को। तो यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे ख्याल से? Yes, sir. ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोग कुछ अपना स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ पे PSO 1 और PSO 2 लिखा है, तो हम लोग स्पेसिफिकली अपने ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है, मतलब स्पेसिफिकली फॉर आवर डिपार्टमेंट। हम लोग ये सोच रहे हैं कि वाशिंगटन अकॉर्ड तो चलो है ही है, PO 1 से PO 12 तो होना ही चाहिए, लेकिन जब जो स्टूडेंट ET&T में जो पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पढ़ेगा, तो उसके पास PSO 1 एंड PSO 2 भी होना चाहिए। मतलब PSO 1 और PSO 2 जो है अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये GC बिलासपुर का है, तो GC रायपुर का PSO 1 या फिर PSO 2 या फिर उन लोग मान लीजिए PSO 3 भी डिजाइन किए होंगे, तो अलग हो सकता है। तो PSO जो है वेरी करता है, जो स्पेसिफिकली फॉर द डिपार्टमेंट है। तो हम लोग जो है अपना जो PSO 1 जो बनाए हैं, वो एक्चुअली गेट को ध्यान में रखते हुए, या फिर कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स है, हमारे का जितने भी फैकल्टीज हैं सब लोगों ने मतलब
ये ऐसा है कि सब लोगों ने लगभग तैयारी किया है और कई सारे PSUs एग्जाम वगैरह निकाल के सब आए हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार ये गेट हो गया, PSU हो गया, या फिर जो भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। तो स्पेसिफिकली फॉर योर डिपार्टमेंट, और जो भी लिखा हुआ है देखिए, इसमें लिखा है देखिए, आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और किसमें आप कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, बेसिक जो भी चीजें कर रहे हो, सॉल्व प्रॉब्लम्स कर रहे हो, वो आपका एनालॉग हो गया, डिजिटल सर्किट्स हो गए, जो भी मेन इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल सिस्टम्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, VLSI वाला पार्ट हो गया, माइक्रोवेव वाला पार्ट हो गया, या फिर एम्बेडेड सिस्टम वाला पार्ट हो गया। तो ये सब चीजों में आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सके, फॉर्मुलेट कर सके और सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। तो ये एक्चुअली लगभग PO1 के जैसा ही है। जैसे PO1 में इंजीनियरिंग नॉलेज लिखा हुआ है, तो इंजीनियरिंग नॉलेज स्पेसिफिकली फॉर ऑल, मतलब मान लीजिए वो BSc भी कर रहा है तो सबके लिए ही है। लेकिन हम लोग PSO जो 1 बना रहे हैं वो केवल डिपार्टमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। इसी तरीके से PSO2 में भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा हुआ है। और लेकिन आप जो भी कर रहे हो, दैट इज जो भी डिजाइन कर रहे हो, एबिलिटी टू डिजाइन, यहाँ पे हम लोग डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो जो एबिलिटी टू डिजाइन जो है वो आप एडवांस्ड हार्डवेयर यूज कर रहे हो, हार्डवेयर का यूज करते हुए डिजाइन कर रहे हो, या फिर सॉफ्टवेयर टूल का यूज करते हुए डिजाइन कर रहे हो। तो हमारे जब हम लोग PSO1 और PSO2 जब बनाए थे, तो पहला PSO गेट या फिर टेक्निकल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। और जो PSO2 है, जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है जो स्टूडेंट, तो उसके लिए वो हार्डवेयर बना सके, मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हार्डवेयर डिजाइन कर सके या फिर कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ आउटपुट निकाल सके। तो ये एनालिटिकल स्किल्स उसके इसमें होना चाहिए, मतलब सोसाइटल नीड्स के अनुसार। तो एक तो ये हो गया। फिर जैसे कि सभी कोर्स कोऑर्डिनेटर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें सभी ने अपना जो भी कोर्स है उसको 3 से 5 CO, किसी ने 7 CO में बांटा है, अकॉर्डिंग टू उसका सिलेबस कैसा है, उसका सिलेबस क्या, मतलब इंजीनियरिंग के पास जब वो सब्जेक्ट पढ़े, तो जब वो कोर्स पढ़े, तब बच्चे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अगर आप सब देख रहे हैं कि पहला, मेरे ख्याल से ये सबको दिख रहा है, ये CO सैंपल Yes, कोर्स sir. और सभी को। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि मैंने 3 CO बनाए हैं। सब्जेक्ट है मेरा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जब मैं देख रहा हूँ, जो सब्जेक्ट ये कह रहा है कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड करें और कैसे उसकी इनकोडिंग करें, कैसे हम लोग एरर फ्री ट्रांसमिशन करें, किसी भी तरीके से जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो एरर फ्री हो। जैसे वही मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को सुनाई दे रहा है, वो एरर फ्री ट्रांसमिशन है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को बनाया गया है। तो मैं जो पहला जो लिख रहा हूँ, जैसे पहला जो CO1 लिखा हुआ है, जिसको .1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, अप्लाई द कंसेप्ट्स ऑफ वेरियस सोर्स कोडिंग टेक्निक्स। ठीक है, सोर्स कोडिंग कैसी होना चाहिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सोर्स हो गया, तो सोर्स की कोडिंग कैसी होनी चाहिए, एज वेल एज दी चैनल इनकोडिंग कैसा होना चाहिए। तो ये चीजों को ध्यान में रखिए, वेरियस सोर्स कोडिंग टेक्निक्स एंड चैनल इनकोडिंग टेक्निक्स फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन। तो एरर फ्री ट्रांसमिशन को ध्यान में रखते हुए आप सोर्स कोडिंग कर रहे हो एज वेल एज दी चैनल इनकोडिंग कर रहे हो। तो ये आप चीजों को अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने लिखा है नॉलेज लेवल 3, मतलब हम चीजों को अप्लाई करना सिखा सकते हैं। फिर जो लिखा हुआ है डेट इज एनालाइज, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। तो मैं जैसे मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में सोच के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो मैं एरर करेक्शन भी कर रहा हूं। जैसे कोई सर्किट बना रहा हूं, तो उस जो सर्किट है वो एरर करेक्शन भी कर रहा है, और एट द रिसीवर एंड डिटेक्शन भी कर रहा है। ठीक है, डिटेक्शन करना और फिर करेक्शन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कर रहा है, किसके किसके थ्रू कर रहा है, कौन कौन से सर्किट्स हैं, लीनियर ब्लॉक कोड्स, लीनियर कोड्स के थ्रू अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, या फिर साइक्लिक कोड्स के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हो, या फिर कन्वोल्यूशनल कोड्स के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हो। तो ये सब चीजों के थ्रू आप ट्रांसमिशन कर रहे हो। तो एक एक ब्लॉक के एनालिसिस, मतलब सैम्पलिंग कैसा हो रहा है, क्वांटाइजेशन कैसा हो रहा है, इनकोडिंग कैसा हो रहा है, इनकोडिंग के बाद आप जो
करेक्शन और डिटेक्शन का जो ब्लॉक बनाओगे वो 4 ब्लॉक्स के एनालिसिस आपको करने आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस शब्द लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है CO3, उसमें लिखा है ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन भी कहीं ना कहीं एरर को रिमूव करता है। आप आगे समझोगे मॉड्यूलेशन के थ्रू भी एरर को रिमूव किया जाता है। तो जो नेक्स्ट सीओ है ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि मॉड्यूलेशन भी कर रहे हो आप लोग, साथ ही साथ इनकोडिंग भी कर रहे हो, दोनों चीजें कर रहे हो टू मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो ये है आपका सीओ, और यही सीओ आपको इतना ही आगे बताऊंगा मैं, और इस सीओ के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग बात करें एक आध जैसे मैं ईएमटी या ईएमटी में ही क्वेश्चन पूछा था, जैसे आईटीसी में ही देख लेते हैं, क्योंकि आईटीसी की बात हो रही है। तो क्या इसमें क्वेश्चन पेपर दिख नहीं रहा है, ये CT2। तो ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया। तो CT2 में ये देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है 5 मार्क्स का है ये, और ये CO2 का है। मतलब इससे अगर आप इस क्वेश्चन को बना लिए तो आपको CO2 मिल गया, मतलब आप CO2 जानते हो तभी बना सकते हो। और इसका नॉलेज लेवल 3 है, मतलब अप्लाई लेवल का ही ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा CO2 का है, जो कि 5 मार्क्स का है, उसका नॉलेज लेवल 3 है। और जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द CO3। तो तीसरा कोर्स जो मैंने 3 कोर्स आउटकम डिजाइन किए हैं, तो CO3 का जो है नॉलेज लेवल 3 पे मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर में आप CO1 CO2 देखते होंगे, तो वो इसके पीछे कारण ये है। तो जो टीचर होता है, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है, वो CO को ध्यान में रखते हुए, नॉलेज लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन पेपर देगा, एज वेल एज दी असाइनमेंट भी आपको उसी के बेसिस पे ही वो देगा। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है? ये चीजें आपको आना चाहिए। तो मैं मतलब PO1 से PO12 आप सही निगाह से देख लो, और रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, तो उस चीजों को आप देख सकते हो। तो अ, अ, रामा सर है क्या यहाँ पे? रामाकृष्ण सर? रामा सर है क्या? सौरभ सर? हाँ मैं हूँ सर, रामा सर का पता नहीं। सर आपको यदि कुछ लगता है तो इसमें कुछ ऐड करना चाहो? नहीं सर, वैसे मुझे नहीं लगता इतना उसमें पूछेगा इन लोग को डिटेल में, हाँ। बस एक होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग का बता सकते हैं सर, अभी वो बता देता हूँ मैं, भले ही जितना इनको पूछ सकता है कोई एक्सपर्ट। हाँ आप बता दीजिए सर। इसको बंद करेंगे कि रिकॉर्डिंग को, कि रखना है? नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगा सर, इसको क्या डालना है अपने को? अरे तो सर उसको कैसे बताएंगे फिर? अच्छा, तो अपन या तो फिर थोड़ी देर में कुछ चीजें आप बताना चाह रहे हो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अपन कर लेंगे। एक जनरल में बताऊंगा 10 मिनट का, और कुछ नहीं। मैं आप इनको जनरल वे में बता दो सर, एक बार जनरल वे में बता दो आप। और जो चीजें आउट ऑफ द बॉक्स बोलना चाह रहे हो अपन उसको स्टॉप करके भी देख लेंगे। नहीं, इसमें यार एक चीज बताओ मेरे को आप लोग, NBA क्या है? जैसे आपसे एक्सपर्ट आ गया ना, तो क्या पूछेगा आपका NBA क्या होता है? तो बता सकते हैं NBA क्या हो सकता है, क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना काम ताम झाम? एनीवन? तो समझ आएगा जितना देर में बताएं तो। सर एनबीए जो है हर कॉलेज की पढ़ाई कैसे हो रही है, स्टूडेंट को कैसे नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा है, उसका असेसमेंट करता है एक तरीके से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता NBA। उसके लिए तो अलग से कमेटी बनी है AICT की, CSPT की अलग से टीम आती है, AICT की अलग से टीम आती है वो चेक करने के लिए। देखो, अगर मैं चीज पूछता हूँ आपसे कि मान लो आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, कोई चीज का बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, ठीक है, लाइक दैट आप एक होटल खोल रहे हो,
तो जब आप होटल खोलोगे तो आप क्या चाहोगे कि आप 10 साल के बाद कहाँ पे रहो? मान लो आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, है ना, एक बिजनेस कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो आज, तो 10 साल के बाद आप कहाँ पे देखना चाहोगे अपने आप को? कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, तो आप कुछ एम लेके तो ओपन करोगे ना कोई बिजनेस को। तो देखो, एनबीए का सीधा सा मतलब है, जो सर लोग बताया उसका मतलब वो मैं बोल देता हूँ बस 5 मिनट में, कि जो अलग अलग कॉलेजेस में ना पढ़ाई तो सब जगह होती है, कई जगह अच्छी पढ़ाई भी होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, लेकिन उनके पास एनबीए नहीं है। उसकी स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, लाइक दैट आईआईटी एनआईटी, वहाँ पे एनबीए वगैरह का कोई ऐसा कोई फंडा नहीं है। वहाँ के बच्चे तो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, क्यों? उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। जरूरी थोड़ी ना हर एनआईटी आईआईटी में अच्छा पढ़ाई होता होगा, कुछ नया आईआईटी खुले हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं पड़ती उस चीज की। तो क्या होता है कि अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे कि एक हमारा कॉलेज है, हमारी यूनिवर्सिटी है सीएसबीटीयू की, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम अलग है। दूसरा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी ग्रेडिंग सिस्टम अलग है। अब वो यूनिवर्सिटी दावा करता है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी दावा करती है नहीं, हमारे जो बच्चे हैं सबसे अच्छे हैं। मतलब वैसे ही अलग अलग टाइप के अगर आप दुकान खोलो या रेस्टोरेंट देखो, तो सब रेस्टोरेंट ये दावा करेंगे कि हमारे यहाँ का खाना सबसे अच्छा है। लेकिन इनको डिसाइड कौन करेगा कि किसके यहाँ का खाना अच्छा है? अगर मैं उनको कंपेयर करना है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो, हम लोग अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारा ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, हमारा असेसमेंट करने का तरीका अलग है। वो हो सकता है असाइनमेंट के बेसिस पे ग्रेडिंग करता होगा, हम लोग सीएसबीटीयू के पेपर के हिसाब से आप लोग ग्रेडिंग करते हैं, उनका यूनिवर्सिटी अलग है तो उनका अलग लेवल पे ग्रेडिंग होता होगा। सबका तरीका अलग अलग है, तो एक जैसे कैसे ग्रेडिंग करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या बोलेंगे सभी रेस्टोरेंट को, जैसे कि अगर मेरे को 10 रेस्टोरेंट है, सबकी ग्रेडिंग करनी है, तो मैं बोलूंगा भाई ये मसाला है, और इस मसाले के थ्रू तुम ये पकवान मेरे को बना के दिखाओ। सबको कॉमन एक चीज बनाने बोलूंगा मैं, और सबको सेम रेसिपी बोलूँ, सबको सेम मसाला दूंगा, मैं सामान दूंगा। तो अब जो मेरे को सबसे अच्छा वाला बनाकर देगा उतने चीजों से, वो रेस्टोरेंट मेरे सबसे अच्छा होगा। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म में मेरे को चेक करना होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है? कंपेयर करने के लिए सेम प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो वैसे ही पूरे देश भर में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉलेजेस थे, सबका सिलेबस अलग, स्कीम अलग, उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अलग, पढ़ाने का तरीका अलग। कोई असाइनमेंट के बेसिस पे बच्चे को नंबर दे रहा है, कोई सीटी के बेसिस पे, कहीं पे खुद का एग्जाम हो रहा है, कहीं पे यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के सब सिस्टम चलते हैं सब कॉलेज में, आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। 2 कॉलेज खुले हैं, मैं अपने बच्चे को जानबूझ के इजी पेपर दूंगा, बोलूंगा मेरा बच्चा टॉप कर रहा है, तो वो नहीं हो जाए। सीवी रमन अभी देख लो, सीवी रमन का अगर जो भी बच्चा एडमिशन लेता है 90% से कम उसका आता नहीं किसी बच्चे का वहां पे, ठीक है? बाकी वही दूसरे आईआईटी का बच्चे का परसेंट 63% रहता है, लेकिन वो सीवी रमन के स्टूडेंट से ज्यादा बेटर होता है। तो वो जो कंपेरेटिव है ना, उसको हमको समान लेवल पे लाने के लिए हमको एक जैसा टेस्ट करना पड़ेगा सबको, और सब में प्रोसेस भी सेम फॉलो होना चाहिए। तो एनबीए का एक कमिटी है, एनबीए एक नॉन गवर्नमेंट कमिटी है जो इस चीज को चेक करती है। तो एनबीए ने क्या बोला कि हम लोग आपको कुछ क्राइटेरिया दे रहे हैं, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग आपके स्टूडेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है? वो 12 पीओ जो हैं, जो अभी सर ने आपको एक्सप्लेन किए, वो 12 पीओ के बेसिस पे हम लोग सब बच्चों को चेक करेंगे कि वो कौन से बच्चे कितने पीओ को मीट कर रहे हैं, ठीक है? वो 12 पीओ के बेसिस पे हम लोग उसको मीट करते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्राम आउटकम बोलते हैं। मतलब एक बार अगर मेरा स्टूडेंट बी कर रहा है, यहाँ पे 4 साल ग्रेजुएट हो रहा है, तो ग्रेजुएट होने के बाद उसके अंदर ये सब 12 क्वालिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 12 ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो वो वाशिंगटन अकॉर्ड जो सर ने बताया, और एनबीए ऐसा फॉर्म हुआ था। एनबीए एक टाइप से कमिटी है जो एक उसने फ्रेम डिसाइड किया है कि इस बेसिस पे मैं कंपेयर करूंगा, आप लोग अपने आप इस चीज को बताएंगे। अल्टीमेटली वो एक ही चीज को देखता है कि बच्चे के अंदर वो 12 पीओ जो हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब वो बच्चा स्किल स्टूडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? तो ये बेसिकली एनबीए है। तो वो ऐसा चेक नहीं करता कि यहाँ का रिजल्ट कितना अच्छा है, क्या अच्छा है, उस बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, उसके बेसिस पे वो चेक करता है। तो एनबीए की टीम जब आएगी ना, तो आपसे विजन मिशन पूछेगी। सबसे पहली चीज तो विजन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मिशन क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो मैंने जैसे बताया, आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, तो 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, उसको बोलते हैं विजन। जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट खोला, तो 10 साल बाद मेरा डिपार्टमेंट कहाँ पे रहेगा बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में, कि मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इस पोजीशन पे रहेगा।
वो मेरा विजन हो गया, 10 साल के बाद इतना होना चाहिए। उस विजन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब तो वहां तक पहुंचूंगा मैं। वो हो गया मिशन, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे डिपार्टमेंट का विजन क्या है, मिशन क्या है, और ये 12 पीओस क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। एक तो ये बताना पड़ेगा। दूसरा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि टीचिंग लर्निंग में क्या क्या होता है। तो हमारे यहाँ आपको जैसे कि टीम जो आएगी तो उसको आपको बताना पड़ेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। तो आपसे पूछेंगे वो कि जब आपको टीचर पढ़ाता है तो वो पीपीटी का यूज करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और कितने टीचर पीपीटी का यूज करते हैं, कौन कौन से टीचर करते हैं, कौन से टीचर नहीं करते हैं। तो वहां पे आपको बताना है कि सर पीपीटी का यूज भी करते हैं, ऑफलाइन क्लास भी हमारी होती है। ऑनलाइन में तो सभी ने पढ़ाया है, पीपीटी से पढ़ाया है, यूट्यूब लेक्चर से पढ़ाया है और बोर्ड से ही पढ़ाया है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं उनमें बोर्ड से भी हम लोग पढ़ाते थे उनको और पीपीटी से पढ़ाते थे कुछ टीचर्स। तो आपको वो पूछेंगे कि आप जब आपको पढ़ाई होती है तो आप लोग में कितने लोग, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं हमारे यहाँ आप देखे होंगे, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर्स और बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स, उसका यूज होता है कि नहीं होता है, कैसे पढ़ाते हैं। हो सकता है अगर ऑफलाइन क्लास होता तो किसी बच्चे को चला के भी दिखाने बोल देते। तो वो सब चीज एक बार पूछेंगे कि ये सब होता है कि नहीं होता है। सीईओ बताता है कि नहीं बताता टीचर पढ़ाने से पहले। मतलब सीईओ क्या होता है, कोर्स आउटकम, कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ईडीसी पढ़ रहे हो, डिवाइसेस, तो आपको ट्रांजिस्टर से कोई न्यूमेरिकल जो दे रहा है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड वो बनाने आना चाहिए उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। जैसे मान लो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया और मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर या डायोड या रेक्टिफायर, तो आपको आना चाहिए कि ये ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेरे से बन जाएंगे। तो वो कोर्स का आउटकम होता है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे, दैट इज कोर्स आउटकम। तो टीचर उसको आके बताता है आपको कि हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं, ये वाला क्लास हम लोग करेंगे, कोर्स आउटकम ये है उसका, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज आपको बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। तो इसमें आपको बोलना है कि सर ये बताते हैं हम लोग को करके कोर्स आउटकम के बारे में। और आपका वैल्यूएशन कैसा होता है, जो टीए नंबर होता है, 20 नंबर का टीए होता है हम लोग का, वो टीए नंबर अपन कैसे देते हैं। तो देखो हम लोग ना 4 तरीके से उसको देते हैं, मतलब उसको 4 हिस्सा रहता है 20 नंबर का। उसमें हम लोग आपको 2 असाइनमेंट देते हैं, एक आपको पता है वाइवा होता है, कंप्रेहेंसिव वाइवा बोलते हैं, और अटेंडेंस। ये 4 फैक्टर रहता है। तो हम लोगों ने 5-5 नंबर में तोड़ लिया है। असाइनमेंट 1 5 नंबर का, असाइनमेंट 2 5 नंबर का, ठीक है। और आपका जो वाइवा है वो 5 नंबर का, और जो अटेंडेंस है वो 5 नंबर का। तो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 के बेसिस पे आपको जो नंबर देते हैं वो ऐड होते हैं उसमें। और जैसे आपको किसी को 16 नंबर मिला है पीए में 20 में से, तो 16 नंबर क्यों मिला उसको, उसका असाइनमेंट में 4 नंबर होगा, दूसरे असाइनमेंट में 4 होगा, अटेंडेंस उसका 60% या 70% से ऊपर होगा तो उसको 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। अटेंडेंस का भी परसेंटेज का नंबर है अलग अलग, कि इतने परसेंट से नीचे अटेंडेंस है उसको 3 नंबर देंगे, इतने से इतना परसेंट है तो उसको 4 नंबर देंगे, 70 या 80% से ऊपर है उसका अटेंडेंस तो उसको 5 नंबर देंगे। ये हमने फिक्स करके रखा हुआ है। वैसे ही वाइवा में 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो पांचों का अगर वाइवा दिया आंसर दिया तो 5 नंबर। असाइनमेंट में अगर आप फुल पा रहे हो असाइनमेंट में तो उसमें 5 नंबर। तो आपके जो 20 नंबर का टीए होता है उसको हम लोग ऐसे बाइफरकेट करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि टीए में आपको किस टाइप के नंबर देते हैं, अपने मन से तो नहीं देता टीचर कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा टीचर से अच्छे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो उसको सेशनल में कम कर दिए। ऐसा चीज तो नहीं होता है आपके साथ, ये आपसे पूछा जाएगा वहां पे। तो आपको बताना नहीं सर ये हमारे पास ये बाइफरकेशन है 4 का, ये कोई से तोड़े हैं और उसके हिसाब से हमको नंबर मिलता है। तो वो चीज आपको बताना है। वैसे ही लैब का भी पूछेंगे, लैब में आपका रिकॉर्ड चेक होता है कि नहीं होता, प्रॉपर लैब होता है कि नहीं होता। सेम्स हमारे यहाँ लैब की कमी है, ये हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन आपको इसको बताना नहीं है, क्योंकि अगर आप निगेटिव बात बोलोगे वहां पे तो इम्पैक्ट वो आपके ऊपर ही है, क्योंकि डिग्री में लिख के आने वाला है एनबीए मिला है कि नहीं मिला आपको, और वो हम लोग को कोई फायदा घाटा होने वाला नहीं है, हम फैकल्टी को, हमारी लाइफ तो ऐसी चलती रहेगी जैसे चल रही है। लेकिन जब आप एनबीए जिसके पास फ्यूचर में नहीं होगा, जिस कॉलेज के पास, उस कॉलेज के बच्चों को जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में। गवर्नमेंट जॉब तो आप पा लोगे, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी की बारी आएगी तो वो देखेगी कि कौन सा कॉलेज एनबीए एक्रेडिटेड है, वहाँ के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देंगे वो। और कई बार तो अभी ऐसा हो रहा है कुछ देशों में कि जहाँ जो कॉलेज के पास एनबीए नहीं है वहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, नॉट एलिजिबल घोषित कर दे रहे हैं। ओमान वगैरह में हो रहा है ऐसा। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एनबीए होना, क्योंकि आप वो बैच हो जिसके डिग्री में लिख कर आएगा एनबीए, ठीक है। जो अभी पढ़ रहे हैं करेंटली उनके डिग्री में लिख के आने वाला है।
तो आपको अपने लिए इसको सोचना है, बस ये मान के चलो आप। तो आपको जितना पॉजिटिव चीज है ना वो बोलेंगे, वो आपको बताना है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल विजिट होता है कि नहीं होता। सिंस अभी कोरोना के चक्कर में तो नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास किए हैं उन आपके सीनियर्स, उनका इंडस्ट्रियल विजिट हम कराए हैं। ऑल इंडिया रेडियो लेके गए हैं, जबलपुर लेके गए हैं BSNL का, ठीक है, और CTTC भुवनेश्वर भी गए हैं। ट्रेनिंग होती है, हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवाया है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवाया है। अभी काफी सारे बच्चे ट्रेनिंग में भी गए हैं। वो पूछेंगे आपकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, और किस किस मॉड्यूल के ऊपर ट्रेनिंग होती है। आपको पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता ट्रेनिंग कराने से पहले? आप ये सब चीज आपसे पूछा जाएगा, तो वो चीज के बारे में आपको पॉजिटिव वे में आंसर देना है। ट्रेनिंग से आने के बाद आपका प्रेजेंटेशन होता है कि नहीं होता, वाइवा होता है कि नहीं होता, ये क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं वो। तो कुछ का हुआ है, कुछ बच्चों का, कुछ बैचेस का हमने लिया है, कुछ बैचेस का नहीं लिया है। लेकिन नहीं लिया नहीं बोलना है, होता है सर, ठीक है, ये सब चीज होती है हमारे यहाँ, ये बोलना है आपको। क्योंकि इसके बेसिस पे हमने इसको ना अपने जो क्राइटेरिया नंबर 2 है, जिसमें हम लोग का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं सबको, कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं क्लास में, आपको कैसे नंबर देते हैं, हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं। अच्छा, वीक स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बताना पड़ेगा। जैसे किसी का कम नंबर आया है सिटी में, तो उसको हम लोग वीक स्टूडेंट बोल रहे हैं, या किसका जो असाइनमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या सिटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पर्टिकुलर नंबर से जिसका नंबर नीचे, उसको वीक स्टूडेंट बोलते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कराई जाती है। कुछ बच्चों की होती है, बहुत से बच्चे अपीयर नहीं होते उसमें, कि ये होता है करके, क्योंकि ये सब चीज ना हमारी रिकॉर्ड में है। हम लोग से क्या करेंगे, रिकॉर्ड को चेक करेंगे हमारा, फिर उसके बाद आपकी क्लास में जाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे, उस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे आपसे। अगर वहां से मिसमैच हुआ ना, तो हमको नहीं बताएंगे आके, वो ऑटोमेटिकली हमारा नंबर काट के चले जाएंगे। और हो सकता है उसके कारण हम लोग को मतलब है कि थोड़े बहुत नंबर से हम चूक जाए पिछले बार जैसे। क्योंकि मैं ऐसा हो चुका है, दूसरे ब्रांचेस के बच्चे ऐसा कर चुके हैं और उनको बहुत बड़ा इसका घाटा उठाना पड़ा था। तो आपको जो भी शिकायत है ब्रांच से कि सर हमको ये चीज नहीं होता है हमारे में, जैसे अभी लैब का प्रॉब्लम है मेन, तो लैब के लिए इक्विपमेंट नहीं था, बहुत सारे लैब में हमारे पास वो था ही नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश किया कि आपको ऑनलाइन तरीके से जितना भी हो सके हमने कराने की कोशिश किया है, चाहे प्रोटिया सॉफ्टवेयर हो, मैटलैब हो, वर्चुअल लैब हो, उसे किया है। और अभी सर ने काफी सारा हमारे लिए खरीद भी दिया लैब में। तो अब जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तो आपको लैब भरा भरा दिखेगा, और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट नए आ गए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हमने परचेज किया हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है। आप लोग ऑफलाइन क्लास आते हो तो आपकी लैब प्रॉपर होती है यहाँ पे, क्योंकि सब इक्विपमेंट अब आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलना कि लैब में इक्विपमेंट ही नहीं है, हम जाते हैं तो खाली रहता है लैब। क्लासेस प्रॉपर होती कि नहीं होती, वो सब चीज वो पूछेंगे, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो पूछेंगे, फीडबैक होता है कि नहीं होता, फेयर फीडबैक होता है कि नहीं होता, वो पूछेंगे। जैसे कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा कंप्लेन है, तो आप उसको कंप्लेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते अपने हेड के पास या प्रिंसिपल के पास, और उसके लिए कोई एक्शन होता है कि नहीं होता, मतलब उस टीचर को कोई सुधारने के लिए बोला जाता है कि नहीं बोला जाता अपना चीज, ये सब चीज आपसे पूछा जाएगा। तो फेयर फीडबैक होता है और प्रॉपरली आप देते भी हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब वो रहता है कि आपका नाम वगैरह पता नहीं चलता, बहुत ही ज्यादा गोपनीय रहता है वो। हमको सिर्फ हमारी रेटिंग पता चलती है, कौन से बच्चे ने क्या दिया हमको नहीं पता चलता। तो फीडबैक आपको प्रॉपरली होता है, प्रिंसिपल सर भी डायरेक्टली आपसे बात करके लेते हैं फीडबैक। तो ये सब चीजें आपको बताना है। उसमें 2 या 3 बार आपका फीडबैक होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। नवीन सर लेते हैं एक बार उदय सर लेते हैं, जिसमें हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक बार तो आपका प्रिंसिपल सर फोन करके भी लेते हैं CR से। तो इस टाइप से आपका फीडबैक होता है, जिसमें आप प्रॉपर जानकारी देते हो। आप किसी भी टीचर के बारे में कुछ बोलते हो, यकीन मानिए हमारे तक वो बात नहीं आती है, हमको सिर्फ इनडायरेक्टली बताया जाता है कि आपका फीडबैक खराब है, आप सुधार लो। तो ये चीज होता है हमारे कॉलेज में, ठीक है। सिंस ये गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई फैकल्टी अगर बहुत ही ज्यादा खराब पढ़ा रहा है और बहुत ही ज्यादा आप लोग उसको नापसंद कर रहे हो, तो डायरेक्टली उसको हटाना इतना आसान नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर में। लेकिन अगर आप लगातार कोई फैकल्टी आपको थ्रेट कर रहा है या कुछ कर रहा है, या आपको कुछ भी मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, आपके पास पूरा अथॉरिटी है, आप गवर्नमेंट को सीधा लिख सकते हो, क्योंकि बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में ये कॉलेज ज्यादा ट्रांसपेरेंट है हमारा कॉलेज। तो आप गवर्नमेंट को कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। जो हमारे मंत्री होते हैं डायरेक्टली, आप वो आपके हेड होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, शिक्षा मंत्री जो होते हैं टेक्निकल एजुकेशन के,
जो उमेश पटेल है अभी, तो वो आपके हेड हैं एक्चुअली। आप डायरेक्टली उनके पास कंप्लेन कर सकते हैं और वो सीधा एक्शन ले सकते हैं हमारे ऊपर। अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई फैकल्टी आपसे मिसबिहेव किया, प्राइवेट कॉलेज के पास बच्चों के पास ये अथॉरिटी होती नहीं है, हमारे कॉलेज के बच्चों के पास है। आप सीधा मिनिस्टर के पास जाके बोल सकते हैं चीज, क्योंकि इनडायरेक्टली वही आपके हेड हैं। ठीक है, प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन वो डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली वो आपके हेड होते हैं। तो ये सब चीज होती है और आप कर भी सकते हो, आपके पास पावर भी इतना करने का। तो ये चीज होती है। एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज ज्यादा बेटर फीडबैक प्रोसेस हमारे यहाँ है। तो ये सब चीज आपको बोलना है। बस एक ही चीज है कि नेगेटिव चीज नहीं बोलना। जैसे इंडस्ट्रियल विजिट नहीं होता सर हमारा, कभी लेगा ही नहीं, या कोई भी नेगेटिव चीज आप बोलोगे ना तो वो हमको नहीं बताएंगे, वो सीधा सीधा हमारा नंबर काट देंगे और वहां से फिर हमको एनबीए नहीं मिलेगा और आपकी बैच रह जाएगी उससे। फिर हमको 1 साल बाद फिर मौका मिलेगा, तब तक हो सकता है एक पर्टिकुलर बैच निकल जाए बाहर, वो बैच को फिर वो ना मिले। हम लोग सुधार तो कर लेंगे आने वाले टाइम पे, हमको बस यही बोल के जाएंगे कि इस बार नहीं दे रहे हैं, फिर से ट्राई करो, अगले बार फिर से ट्राई करना। कितने बोलेंगे वो हमको। हमारा फैकल्टी का, इंस्टीट्यूट का कोई घाटा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो वैसे कोई घाटा फायदा होना नहीं हम लोग को। ठीक है, हम लोग के लिए न्यूट्रल है ये चीज। बट आप लोग को बहुत फायदा होगा और आप लोग को बहुत घाटा होगा नहीं मिला तो बस एक ही चीज दिमाग में रखना है, जो लोग सर लोग बोल रहे हैं विजन मिशन पीओस अच्छे से समझ लो और हो सके तो याद कर लो विजन मिशन को। तो हमारे कॉलेज का, हमारे डिपार्टमेंट का विजन क्या है, सब फेसबुक में है। अच्छा, गूगल क्लासरूम के बारे में पूछेंगे वो, तो मैंने तो अपने जो बच्चे को पढ़ाया अभी 6th सेमेस्टर में, उनको अपने सीईओ शेयर किया हुआ है। हमारे विजन मिशन फेसबुक पेज में भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। कॉलेज की वेबसाइट में है, जहां जहां लैब है, क्लासरूम के अंदर विजन मिशन लगे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। कहीं भी, हर जगह विजन मिशन है, हमारे इंस्टीट्यूट के भी, डिपार्टमेंट के भी। वो पूछेंगे ये कब से लगा है, तो ये लगा ही हुआ है काफी टाइम से। ठीक है, तो आप लोग को ये बोलना है कि हाँ ये हर जगह डिस्प्ले होता है हमारे यहाँ विजन मिशन, और हमको पता है इसके बारे में। हम लोग अवेयर हैं एनबीए क्या होता है, नॉलेज लेवल क्या होता है, कोर्स आउटकम क्या होता है। सीटी के पेपर में हमारे कोर्स आउटकम लिखे रहते हैं, नहीं लिखे रहते, वो सब चीज के बारे में हम लोग अवेयर हैं और ये सब चीज होती है, ये आपको बताना है। बेसिक सुविधा के बारे में पूछेंगे, पानी मिलता कि नहीं मिलता प्रॉपरली। ठीक है, तो उसमें भी हो सके तो जितना हो सके नेगेटिव नहीं बोलना है। कुछ कुछ बातें बोल सकते हो, एकदम पॉजिटिव बोलोगे तो भी वो लोग समझ जाएंगे कि सबको सिखाया गया है करके। एक आध चीजें नेगेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में चले जाए बातचीत, वैसा नहीं बोलना है। कुछ बच्चे क्लास के अच्छे से विजन मिशन पीओ को तैयार कर लेंगे, जो अच्छे हैं इंग्लिश में, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो ज्यादा बेटर होगा। और कोशिश करेंगे कि वही बच्चे वहाँ पे विजन मिशन पीओ बताएं, एक अच्छा इमेज जाए मतलब हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों का, कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और सब अच्छे से आता है इनको। ठीक है, तो ये मेरे को कहना था। इसके अलावा आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, या हमें से किसी को भी। राहुल सर नहीं है क्या? हाँ सर। देख लो सर, इसमें कुछ रह गया तो बता दो। नहीं, चीजें तो आप सब कुछ बोल दिए हैं सर। मतलब ये बाकी कहने का मतलब ये है बच्चे की। डिटेल में नहीं पूछेगा कि इस पीओ का मतलब समझाओ करके, मेरे को नहीं लगता है। इनसे हाँ, बेसिकली नहीं 12 ओवरव्यू पूछेगा हल्का सा। नहीं, आप चीजें तो सब सही समझा दिए हो सर। बस ये जो भी हम लोग टीए दे रहे हैं, जो भी मार्क्स दे रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ आधार पे हम लोग देते हैं। ये सर जो है जो चीज बोले उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हाँ, प्रैक्टिकल का यदि एक चीज आप लोग ना, जितने बच्चे हैं, अगर आप लोग को लगता होगा कभी भी कि ये बच्चा सर से ज्यादा बात करता है, ज्यादा इंटरेक्ट करता है, तो उसको ज्यादा टीए मिल जाता है, मैं चुपचाप रहता हूँ क्लास में तो मेरे को टीए नहीं मिलता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग को जो हम लोग वाइवा लेते हैं, आपका अटेंडेंस रहता है और जो असाइनमेंट देते हैं, उसी के बेसिस पे ही आपको टीए दिया जाता है। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा पक्षपात नहीं करते हैं किसी के साथ भी, और ये फेयर होता है। जिसका जिसका नंबर 12 नंबर से कम आता है, इवन उसका हम लोग बढ़ा के भेजते हैं। बहुत से बच्चों का नंबर अटेंडेंस एकदम 0 रहता है, आप लोग देखना वो भी पास हो जाता है, उसको 12 नंबर को हम लोग बढ़ा के भेजते हैं ताकि वो बच्चा फेल ना हो जाए। टीए को बढ़ा के भेजा जाता है, 14 नंबर करते हैं ताकि टोटल में पास हो जाओ आप लोग। तो वो भी हम लोग किए हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, आपके एक्चुअल में उस बच्चे का अटेंडेंस कम है तो हम लोग तो आपका नंबर बढ़ा के ही भेजते हैं हमेशा। तो किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको इस टाइप से नंबर क्यों दिया गया, सबका रीजन है। एक एक बच्चा अपना नंबर भी चेक कर सकता है कि मेरे को असाइनमेंट में कितना मिला, अटेंडेंस में कितना मिला, तो मेरे को 20 में से 16 नंबर क्यों मिला, उसका पूरा हमारे पास बाइफर्केशन है। ठीक है, उसको 16 क्यों दिया और किसी को 17 क्यों दिया,
ये पूरा हमारे पास रीजन अवेलेबल है। बाई फेस देख के हम लोग नंबर नहीं देते हैं, ना प्रैक्टिकल में ना तो आपके सेशनल में, सबका पूरा रूब्रिक्स बना हुआ है। हाँ सर, तो ये सर ने जो बोला सभी चीजों के अलग अलग रहता है। जैसे माइनर प्रोजेक्ट है तो हम लोग कुछ मतलब कुछ चीजें और एक्स्ट्रा देख लेंगे, जैसे प्रेजेंटेशन क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कैसा वो रिपोर्ट राइटिंग किया हुआ है, तो कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वो कोर्स क्या है। प्रैक्टिकल के अलग हो जाएगा, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स कैसे वो लिखा है, या फिर वो वाइवा में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो प्रोजेक्ट या फिर जैसे ट्रेनिंग रिपोर्ट्स का भी हम लोग देते हैं, वैल्यू एजुकेशन भी एक है। तो चीजें कई जगह रूब्रिक्स अलग अलग रहेगा, हम कई कई सारे अन्य चीजें देख के हम लोग देते हैं। तो ये चीज मैं शेयर कर दूंगा, इसको बोलने से फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो हो गई। तो सर आगे अपन बढ़े, सौरभ सर। हाँ हाँ सर। तो आई थिंक कुछ चीजें छूट गई होंगी। तो सर ललानी सर हैं क्या? ललानी सर, ललानी सर को मैं थोड़ी देर में ऐड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए जो है मैं विवेक सर हैं क्या? हाँ सर, मैं हूँ। हाँ, तो विवेक सर थोड़ा सा ना इनको बता दीजिए कि हम हमारे बच्चों ने क्या क्या बनाया है और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो वो थोड़ा कुछ चीजें छूट गई हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना है कि देखिए, जैसा सर लोग भी बताया ना, एनबीए में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सबके मार्क्स होते हैं। वैसे ही मैं क्राइटेरिया 4 को देखता हूँ, उसमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे 150 नंबर होते हैं। बहुत ज्यादा नंबर है, 150 नंबर। तो उसमें अधिकतम हम लोगों को ज्यादा मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, मुश्किल से 80 नंबर के करीब ही मिलते हैं, उससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डाउन रहता है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डाउन का मतलब ये है कि उसमें कई चीजें होती हैं, जैसे बच्चे बैकलॉग कितना क्लियर करते हैं, या 4 साल में ग्रेजुएशन कितना हो पाते हैं। तो अब वो क्या है, वो हमारे हाथ में रहता नहीं है। बच्चे जैसा परफॉर्म किए, जैसा रिजल्ट आया, उस हिसाब से हम डालते हैं, तो एज इट इज होता है। हम लोगों को बढ़ोतरी कहाँ कर पाते हैं, जहाँ पे हम मार्क्स फेच कर पाते हैं, वो ये है कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज में। प्रोफेशनल एक्टिविटीज में टोटल 20 नंबर हैं, उसमें हम जैसा परफॉर्म करेंगे उसमें फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं या कम भी मिल जाते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे कि इंजीनियरिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के या प्रोफेशनल सोसाइटी या चैप्टर्स में पार्टिसिपेट करने के कुछ मार्क्स रहते हैं, 5 नंबर रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए, हम लोग बहुत सारे इंजीनियरिंग, अब ऑनलाइन के टाइम पे तो हम बहुत सारे इंजीनियरिंग इवेंट फिजिकली वैसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, लेकिन वेबिनार्स के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारा चीज ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया। आप लोगों को ट्रेनिंग कराने की कोशिश किया, इवन बीच में हमारा फ्यूचर स्किल ट्रेनिंग भी चल रहा था। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आपको इंजीनियरिंग इवेंट या कोई ऐसे चीजों से हम लोग जोड़ के रख सकें। और उसके पहले भी अगर जैसे ऑफलाइन भी होता तो कौशलम वगैरह में आप लोग करते हो, ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटीज होती थी जो आप लोग के सीनियर लोग जानते होंगे। आप लोग तो शायद कौशलम वगैरह देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर वगैरह भी हम लोग परफॉर्म करवाते थे, अगर आप लोग को याद होगा, ऑफलाइन मोड पे। तो ये सारे चीज हो रहे थे। ये सब चीज की जानकारी बस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि ऐसे होते हैं, हुए हैं, आप लोगों को भी ध्यान होगा, हम लोग कराए हैं। और इसीलिए मैं वेबिनार्स वगैरह में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता भी था। इवन आप देखे होंगे पोस्टर में मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम डालता था, भले मैं उनसे हेल्प पूरा ले पाता था कि नहीं मालूम, लेकिन मैं इसीलिए डालता था क्योंकि ताकि कल के डेट में जब टीम आए तो वो ये देख पाए कि इंजीनियरिंग इवेंट बच्चे ही ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है ना। तो क्या बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उन लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन है कि नहीं। तो वहां पे ये मत हो कि विवेक सर या मतलब हायर लेवल पे ही सारा चीज हो जाता था। मैं कोशिश करता था आप लोगों को भी सपोर्ट लेने का, इसीलिए मैं सारा कुछ करता था, बट आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो करके मैं कुछ ऑर्गेनाइज कर लेता था।
लेकिन ठीक है, ऑफलाइन रहेगा तो आप ही लोगों पे सारी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा एक 5 नंबर का मार्क्स हमारे पास टेक्निकल मैगजीन और न्यूज लेटर का भी है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि बीच बीच में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता था कि जो कोई मैगजीन के लिए कुछ देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं तो आ जाओ, और काफी लोगों ने हेल्प भी किया। इवन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3-4 साल में अभी हर साल हमारे पास 2 मैगजीन 2 न्यूज लेटर आते हैं। न्यूज लेटर का मतलब तो आप समझते होंगे कि जो भी डिपार्टमेंट में 6 महीने में हुए होंगे उसका एक न्यूज लेटर टाइप का बन के आता है। इवन जो अभी सेकंड ईयर में भी होंगे उनको फर्स्ट ईयर में मैं लैब में कराता भी था, अगर याद होगा, न्यूज लेटर बनाना वर्ड वगैरह में। तो आप लोगों को ध्यान होगा, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे शिवम जायसवाल है, सचिन प्रधान, अन्वेश है जो अभी 8 सेमेस्टर में थे, और भी बहुत सारे हैं, मतलब रितिका, दीप्ति, प्राचिता, प्रतीक, अनिरुद्ध, विकास सिन्हा, और मतलब स्टूडेंट्स काफी थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। और कि आगे भी मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे। एक टेक्निकल मैगजीन है परम नाम से हमारा टेक्निकल मैगजीन चलता है, जो साल में एक बार आता है, ठीक है। तो वो लगभग आपका दिसंबर के टाइम पे मेरे ख्याल से आएगा एक मैगजीन, और न्यूज लेटर हर 6 महीने में आता है। तो इसमें हम लोग जो जो बनाए हैं, मेरे ख्याल से सचिन बहुत ज्यादा मदद किया उसमें, और काफी कुछ हम लोग बना के अपने कॉलेज वेबसाइट में अपलोड कर देंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी। और इवन जब आप लोग आओगे तो हमारे डिपार्टमेंटल जो लाइब्रेरी है वहां पे आप लोगों को के लिए रखा रहेगा, आप कभी भी आके पढ़ सकते हो उसको। तो इसमें भी ना स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये सारा कुछ आप ही लोगों के द्वारा बनाया गया है और आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये बात है, ठीक है। और तीसरा इसमें जो वो रहता है वो होता है इवेंट विद इन द स्टेट में जो पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें कोई प्राइज वगैरह जीते हैं कि नहीं बच्चे लोग, तो या तो स्टेट के अंदर और या तो स्टेट के बाहर, और उसमें क्या प्राइज जीते हैं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि कोई कहीं पार्टिसिपेट किया है क्या। तो अभी भी अगर कोई बताना भूल गया होगा तो वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दे कि वो कहाँ पे गया था। जैसे बहुत सारे लोगों का नाम है मेरे पास, जैसे अंजलि गई थी, अंजलि पार्टिसिपेट की थी, सचिन गया था पार्टिसिपेट करने, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे पार्टिसिपेट करने गए थे। इवन कहीं हैकाथॉन वगैरह हो गया, या कुछ भी, अगर कोई रिसर्च पेपर है, या एंटरप्रेन्योरशिप समिट में आप लोग गए थे, आईआईटी खड़गपुर बहुत सारे लोग, तो वो सब की जानकारी मेरे पास है। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कहीं गए होगे और उसकी जानकारी नहीं है, या कहीं कुछ प्राइज जीते होगे या कुछ भी ऐसा, तो वो जानकारी आप मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के नंबर होते हैं बेसिकली, और ये आप ही लोगों का है। आप लोग जितना परफॉर्म करेंगे उतना आप इसमें हम लोग फेच कर पाएंगे। यही बताना था राहुल सर। राहुल सर, आई थिंक हाँ विवेक सर, हाँ मेरे सर, ख्याल से पार्ट ये तो हो ही गया सर। हाँ दीपक सर हैं क्या? चलो सर, क्या पता। दीपक सर ठीक है, तो चलो वो तो हम लोग दिखा देंगे आप लोग। कई सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग खरीदे हैं इस साल, तो लगभग कैडेंस को छोड़ सारा सॉफ्टवेयर आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो सब चीजें आप एक्सेस कर पाओगे। तो डिपार्टमेंट लाइब्रेरी के बारे में बता दिए क्या? क्या चीज सर? डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी के बारे में बता दिए। हाँ कुछ बताएं और बताता हूँ आप लोगों को। वैसे तो कई लोग सर, आवाज, यस सर। तो आई थिंक मेरे ख्याल भाई से को हाँ 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 2 मिनट म्यूट। हाँ सर। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हम लोगों ने बता दिया है, जो मुझे बताना था कोर्स आउटकम और प्रोग्राम आउटकम्स के बारे में। तो आप जो है मेन रोल अपने लालानी सर का है। तो लालानी सर आप जो है फर्दर जो आपको लगे स्टूडेंट को पता रहना चाहिए, वो बताइए सर। यस सर। अगेन वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, प्रोग्राम आउटकम थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। प्रोग्राम आउटकम क्या है? प्रोग्राम अपना है बीटेक। आउटकम मीन्स जो आपने बीटेक किया है उसका क्या आउटकम हुआ है, ठीक है, क्या आउटकम निकलेगा बीटेक का। तो इसको
इवोल्यूट करने के लिए, इसको जांचने के लिए आपके 12 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट, आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है इंजीनियरिंग की, आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो मॉडर्न टूल्स आपने कितने यूज किए। मॉडर्न टूल्स मतलब जैसे मैटलैब हो गए, सिमुलिंक हो गया, आपका प्रोटियस हो गया। तो ये सारे 12 पॉइंट्स हैं आपके कि पीओ के, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि आपने जो प्रोग्राम आउटकम, यानी प्रोग्राम जो बीटेक किया है उसका क्या आउटकम है। अगर इन 12 पॉइंट्स में आप अच्छे नॉलेज ऑब्टेन करते हो तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम आउटकम बहुत अच्छा है। पर होता क्या है कि सारे प्रोग्राम आउटकम आपके अचीव नहीं हो पाते हैं। जैसे हम जो 4 साल में इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, उस 4 साल के अंदर हम 12 के 12 पॉइंट अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं मॉडर्न टूल यूसेस का, तो मॉडर्न टूल यूसेस का आप देख लेंगे कि आपने 4 साल के बीटेक के अंदर उतने कोर्स करिकुलम के अंदर उतना अच्छे से आप नहीं सीख पाते हो। इसलिए हम एज ए फैकल्टी और एज ए स्टूडेंट और सारा डिपार्टमेंट एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से वो गैप है करिकुलम के अंदर, कौन कौन से करिकुलम के अंदर गैप है जो रह गए हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पीओ हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं करिकुलर गैप। ठीक है, तो ये हम फैकल्टी, एल्यूमिनी, स्टूडेंट और सब मिलके एक डिस्कशन करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये पीओस हैं जो अच्छे से अचीव्ड नहीं हो पाए हैं। तो उसके बाद हम पहले एनालाइज कर लिए कौन कौन से पीओ अचीव नहीं हो पाए, फिर उनके लिए हम कुछ कुछ एक्शंस लेते हैं। जैसे सपोज आपका मॉडर्न टूल का अच्छे से अचीव नहीं हुआ है पीओ, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं आपको मॉडर्न टूल्स पे। या आप जैसे कुछ आप में से कुछ सीनियर्स आईआईटी भिलाई गए थे, कुछ कहीं और गए थे, तो वो मॉडर्न टूल्स कुछ कुछ सीख के आते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका। और जैसे हम एक्सपर्ट टॉक्स कराते हैं, पहले जैसे जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो कुछ कुछ एक्सपर्ट्स आते थे, वो आपसे इंटरेक्ट करते थे, वो आपको फर्दर जो आपके लैक हो रहे हैं सीओपीओस के अंदर उनको सिखाते थे आपको। एंड उसके अलावा हम अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन हो नहीं पा रहे, इसलिए हम वेबिनार करा रहे हैं ताकि जो आपके गैप्स आ रहे हैं करिकुलर के अंदर जिनसे हमारा पीओ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो हम वो वेबिनार करा के उन पीओ को मीट कर रहे हैं, उन पीओ को अचीव कर रहे हैं, उन प्रोग्राम आउटकम्स को अचीव कर रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या जो स्किल्स आपके अचीव्ड नहीं हो रहे वो हम वेबिनार करा के या और किसी और अलग अलग मीन्स के थ्रू अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसका एक मैंने एक टेबल बना के अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप वो शीट के थ्रू जाएंगे तो आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन खत्म होने के बाद मैं एक पीडीएफ सबके साथ में शेयर करूंगा, बस एक बार उस पीडीएफ को देख लें आप। सारी चीजें याद होना जरूरी नहीं है, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पीडीएफ के ऊपर लिखा होगा एक हेडिंग CAY M1, CAY M2। CAY का मतलब है करंट एकेडमिक ईयर, जो कि आपका है 2021। CAY M1 का मतलब है करंट एकेडमिक ईयर -1, दैट इज 2019-20। CAY M2 करंट एकेडमिक ईयर -2 एंड CAY M3 करंट एकेडमिक ईयर -3। तो ये अलग अलग एकेडमिक ईयर्स में कौन कौन से गैप आए हैं, उनको, उन करिकुलर गैप को हमने कैसे फुलफिल किया है, ये इसके बारे में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम ये चीज हमेशा इंश्योर करते हैं कि कुछ चीजें हम कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस हमेशा पढ़ाएं आपको, है ना। जो आप इंजीनियरिंग में सीख रहे हो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ सीखे, तो कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस हम हमेशा सीखें, जिसके लिए आपकी गेट ट्रेनिंग क्लासेस होती है। अभी इस साल तो नहीं हुई है, बट जो आपके सीनियर्स हमेशा उन्होंने गेट ट्रेनिंग क्लासेस की है। कह रहे हैं आप ओके, कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस। तो कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस में हमने जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग हुई है आपकी, है ना, आपके सीनियर्स की हुई है, आप भी जब फाइनल ईयर्स में आएंगे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग होगी। आपके सीनियर्स की गेट ट्रेनिंग क्लासेस हुई है,
अब इस साल ऑनलाइन की वजह से नहीं हो रहा है, आई डोंट नो कि फर्दर होंगे कि नहीं होंगे, बट जो आपके सीनियर्स रहे हैं वो अटेंड किए थे थ्रू टेक्यूब ये गेट ट्रेनिंग क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें हमने कंटेंट बियॉन्ड दी सिलेबस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग लर्निंग करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं आपको, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस किए जाते हैं, आपके क्विजेस कंडक्ट होते हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन में सारा कुछ नहीं हो पा रहा है, जब ऑफलाइन होता था जो आपके सीनियर्स है वो समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, बट ये हम सारे प्रोसेस को फॉलो करते थे, ठीक है। तो टीम आए तो आपको उस अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है। गूगल क्लासरूम एंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट वी डू, व्हाट इज द प्रोसेस टू एनकरेज वीक स्टूडेंट या स्लो लर्नर स्टूडेंट, एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू एनकरेज ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। हम जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं या जो अच्छे से चीजों को जल्दी जल्दी समझ नहीं पाते, उनके लिए हम क्या रेमेडी करते हैं, और ब्राइट स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं उनको और अच्छा करने के लिए कैसे हम मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, इसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, ऑल्दो इट्स लिटिल मैनिपुलेटिव, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका क्लास टीचर है, कोर्स फैकल्टी है, वो एक क्लास टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली आपको ध्यान है सिटी 1 और सिटी 2 आपका होता है। सिटीज के बाद में जिन भी बच्चों का मार्क्स 40% से कम आता है सिटी 1 के अंदर, जिन भी बच्चों का मार्क्स सिटी 1 के अंदर 40% से कम आता है, दे आर कंसिडर्ड एज वीक स्टूडेंट्स और स्लो लर्नर स्टूडेंट्स। सिटी के अंदर जिन भी बच्चों का 40% से कम आता है, दे आर कंसिडर्ड एज वीक स्टूडेंट्स। वीक स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक रेमेडियल क्लासेस करते हैं। रेमेडियल क्लासेस कब होती है, सिटी 1 के रिजल्ट्स आने के बाद आपके रेमेडियल क्लासेस होती हैं। उन रेमेडियल क्लासेस में हम फर्दर उनको और अच्छे से सिखाते हैं। रेमेडियल क्लासेस आपके इन जनरल जैसे 10:30 to 5 आपकी क्लासेस होती है, तो 5 to 6 होती है रेमेडियल क्लासेस, है ना। तो 5 to 6 हम रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, जिसमें जो टीचर ने आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया है वही टीचर आपको एक्स्ट्रा, जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स है उनको एक्स्ट्रा 1 आवर देके और अच्छे से चीजों को सिखाते हैं हम। और तो ये रेमेडियल क्लासेस चलती है आपके सिटी 1 से लेके सिटी 2 तक। सिटी 1 के बाद स्टार्ट, सिटी 1 के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होता है, और सिटी 2 के रिजल्ट्स आने तक या रिजल्ट सिटी 2 से पहले तक ये चलती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाउ प्रोसेस टू फॉर द रेमेडी ऑफ वीक स्टूडेंट। नेक्स्ट थिंग है इसमें, कैसे हम ब्राइट स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं। तो इसके लिए हम ब्राइट स्टूडेंट्स को आइदर कैश प्राइज देते हैं, या फिर जिन जो भी क्लास के अंदर टॉपर्स होते हैं आपके, उनको या तो कैश प्राइज दिया जाता है या फिर कुछ बुक्स या कुछ देके रिवार्ड दिया जाता है हमेशा, सो दैट दे गेट मोर एनकरेज टू बी, और आगे कुछ लाइफ में अच्छा कर सके या और करिकुलम में और अच्छा कर सके। तो ये एक प्रोसेस है फॉर द encouraging bright students and assisting slow learners. Next thing, quality of classroom teaching. तो ये क्लासरूम टीचिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किस तरह से आपके परफॉर्म होते हैं, 5-5 के आपके बैचेस बनते हैं, 5-5 के बैचेस में आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स होते हैं। उसके बाद आपके हर इंटरवल पे आपके वाइवास होते हैं लैब्स में, एंड देन दैट ऑल थिंग, है ना। अच्छा, एक आपका सिटी पेपर में जो भी लिखा हुआ है ना, सिटी पेपर में सबसे ऊपर सीओ लिखा रहता है, इधर राइट हैंड साइड कॉलम के अंदर सीओ, फिर नॉलेज लेवल, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सीओ क्या होता है, नॉलेज लेवल क्या होता है, ऊपर जब जो सीओ लिखा हुआ है उनका क्या मीनिंग है। तो
पीओ क्या है, ये सब मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से ना। कुछ चीजें हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जस्ट ब्रॉडली आपको पता होगा तो चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रेस देके बता रहा हूँ, ये चीजें आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि सीओ होता क्या है। मैंने एक सैंपल, एक दो क्वेश्चन पेपर भी अटैच, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें सैंपल मैंने एक दो सिटी पेपर भी अटैच कर रखे हैं, एक दो असाइनमेंट भी अटैच कर रखे हैं, तो उनको देख के आप चीजें समझ पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, ये एक बेसिक ओवरऑल था आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। आई होप सबको समझ में आया होगा कि मैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आया होगा, आप जो मैं पीडीएफ जस्ट सेशन के बाद में शेयर करूंगा, उसको आप एक बार जस्ट स्क्रॉल भी कर लोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे से या किसी भी फैकल्टी से आप कांटेक्ट करके किसी भी इस बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज पे मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपका ये 3 से लेके 5 सितंबर तक आपकी एनवीए विजिट होगी, मतलब 3 दिन के लिए होगी। तो इन 3 दिनों के अंदर एक सेशन पर्टिकुलरली हाफ एन आवर या आधा घंटे या 1 घंटे के लिए एक सेशन होता है, जिसके अंदर जो टीम आती है वो टीम आपके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगी, ओनली फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर, ठीक है। तो इतनी देर के लिए जो बाहर से टीम आएगी वो आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप में से जो भी विलिंगली अपने पेरेंट्स के नाम देना चाहे कि आप चाहते हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे जो एनबीए टीम है उनसे इंटरेक्ट करे, उनको बताए, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पेरेंट्स को सारी चीजें पता होनी चाहिए, बस एक ब्रीफ आइडिया जितना आपको पता है उतना नेसेसरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और इन जनरल होता भी नहीं है, ठीक है। पर उनको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, कॉलेज में बच्चा ये पढ़ रहा है, ये इसकी इंजीनियरिंग चल रही है, ये ऐसा है वैसा है, टीचिंग लर्निंग ऐसे होता है, थोड़ा इन जनरल भी पता होगा तो मोर देन इनफ है, वो चलेगा, ठीक है ना। तो कल मॉक होगा तो आप में से कुछ अपने कॉन्टेक्ट, पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर दीजिए मेरे इनबॉक्स नंबर पे, ठीक है, ग्रुप में नहीं, मेरे इनबॉक्स नंबर पे, ताकि मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूं, और फर्दर जो भी टाइमिंग वगैरह होगी मैं इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में ही दे दूंगा आपके पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये जरूर आप में से कुछ वॉलंटरीली ये चीज जरूर करना, इससे आपके पेरेंट्स और आप जो है ऑर्गेनाइजेशन से और क्लोज आ पाओगे और जान पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन में चीजें कैसे हो रही है, क्या क्या फैसिलिटीज है, आपके जो सीनियर्स है वो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स किए हैं, क्या करते हैं। फर्दर आपके पेरेंट्स भी आपस में म्यूचुअली कनेक्ट हो पाएंगे, चीजें आपको और अच्छी अच्छी डिस्कवर हो पाएंगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग जरूर मुझे अपने पेरेंट्स के जितने ज्यादा से ज्यादा लोग भेज सके वो अच्छा है, अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट नंबर मुझे भेजना, मैं एक ग्रुप बना के सबका एक कॉमन ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। और जब भी वो टीम आएगी मैं उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उस ग्रुप के थ्रू कि ये टीम अभी आपसे इंटरेक्ट करेगी ये लिंक के थ्रू, तो आप प्लीज एक्टिव हो जाइए, है ना। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ठीक है। क्राइटेरिया 2 में मेनली यही बताना था मुझे, है ना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, राहुल सर। थैंक यू सर। पेरेंट्स को फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं होना पड़ेगा ना कॉलेज में? नहीं, पेरेंट्स को फिजिकली सॉरी नहीं होना पड़ेगा फिजिकली प्रेजेंट, सिर्फ ओनली फॉर हाफ एन आवर इंटरेक्ट, वो थ्रू टीम्स या कोई भी जिसके थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, वो मैं लिंक पहले आपको शेयर कर दूंगा, लिंक के थ्रू मतलब इंटरेक्ट होगा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू लालानी सर। और कुछ बचा हो, किसी फैकल्टी कुछ बोलना हो, जो चीज छूट गया हो आप लोगों की तरफ से या फिर मेरी तरफ से? मेरे ख्याल से अब यहीं पे समाप्त करते हैं, विवेक सर। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। कल कल कुछ कल राहुल सर इनका भी
होगा ना मॉक में, तो बच्चे लोग नहीं बैठेंगे क्या कल मॉक में? हाँ, ये बात, हाँ ये छूट गया। कल जो है, हाँ कल जो अभी जो सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो 5th सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो कल आपको जो है मतलब पढ़ाया